आज की क्लास में जो है वो हम क्या क्या टॉपिक्स जो है वो कवर करने वाले हैं, पहले उनकी हम यहाँ पर लिस्ट डाउन कर लेते हैं ताकि हमें पता हो कि क्या क्या चीजें हैं हमारे पास। सबसे पहला जो हमारे पास हम शुरू करने वाले हैं वो हम शुरू करने वाले हैं पाइथन का इंट्रोडक्शन से। यानी सबसे पहले हम प्रिंट के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। वेरिएबल्स के बारे में पढ़ेंगे आज। वेरिएबल्स के बाद जो है डेटा टाइप्स जो है वो डिस्कस करेंगे। क्या हो सकता है डेटा टाइप पहले डिस्कस कर लें। डेटा टाइप के बाद हम कॉन्कैटिनेशन जो है उसको पढ़ेंगे। स्ट्रिंग फॉर्मेशन के बारे में पढ़ेंगे, स्ट्रिंग फॉर्मेशन या स्ट्रिंग फॉर्मेटिंग, ठीक है। यूजर इनपुट जो है वो हम कंसोल पे कैसे लेते हैं ये पढ़ेंगे। तो होपफुली कि यहाँ तक के टॉपिक्स जो हैं वो हम कवर करें। ऑपरेटर्स के बारे में भी हम पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये आज की कोशिश है कि हम इन चीजों को जो है वो इसके अंदर कवर कर लें। तो प्रिंट, जिस तरह मैंने कहा कि हम प्रिंट के बारे में पढ़ेंगे। प्रिंट क्या है, ठीक है। प्रिंट जो है पाइथन का एक बिल्ट इन फंक्शन है, ठीक है। ये इसका काम क्या होता है, ये क्या करता है और दीगर फंक्शन जो है बिल्ट इन वो क्या करते हैं। अगर आपको किसी भी फंक्शन के बारे में जानना हो तो या तो हम डॉक्यूमेंटेशन पढ़ते हैं, जाके उस फंक्शन की पाइथन की डॉक्यूमेंटेशन यहाँ ऑन करेंगे, वहां जाके देखेंगे। दूसरा यहाँ भी जो है इसकी डॉक स्ट्रिंग जो है हर फंक्शन का फंक्शन के साथ अवेलेबल होता है। तो हम ये प्रिंट फंक्शन के अंदर जो है ये ब्रैकेट के अंदर रहते हुए शिफ्ट और प्लस टैब अपना प्रेस करेंगे तो ये हमारे पास प्रिंट जो फंक्शन है उसका डॉक्यूमेंटेशन स्ट्रिंग जो है वो खुल जाएगा। और इसी प्लस साइन को क्लिक करके अगर हम देखें तो कंप्लीटली हमारे पास इसकी डॉक्यूमेंटेशन जो है वो आ रही है। क्या कर रहा है प्रिंट स्टेटमेंट, इसमें हम क्या क्या लिख सकते हैं। कह रहा है वैल्यूज लिख सकते हैं, वैल्यू लिख सकते हैं। अच्छा, वैल्यू लिख सकते हैं तो यहाँ पर कोई वैल्यू मेंशन नहीं है कि उसकी डेटा टाइप जो है वो कैसी होनी चाहिए। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि हर डेटा टाइप की वैल्यू जो है वो प्रिंट के अंदर हम भेज सकते हैं। कितनी भेज सकते हैं ये भी लिमिट नहीं लिखी हुई, डॉट डॉट्स लगा हुआ है। तो जितनी चाहे वैल्यूज जो है वो प्रिंट में भेज सकते हैं, इतनी हो आपकी मेमोरी का मसला ना हो जाए, ठीक है। तो कोई सी भी वैल्यूज और कितनी भी वैल्यूज जो है वो प्रिंट के अंदर हम भेज सकते हैं। करेगा क्या ये हमारे कंसोल के ऊपर उन वैल्यूज को एज इट इज प्रिंट करेगा, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पर एक कोटेशन लगा के कोई स्टेटमेंट लिख देता हूँ जो हमारा बेसिक हेलो वर्ल्ड लिख दिया। ये हेलो वर्ल्ड क्योंकि कोटेशन में लिखा हुआ है इसलिए ये अभी डेटा टाइप्स की हम बात करेंगे, अभी इसको समझ लेंगे कोटेशन में लिख के ही भेज रहे हैं, ठीक है। हमने इसको भेजा तो हमारे पास कंसोल पे हेलो वर्ल्ड जो है वो प्रिंट होता है। इसके साथ साथ मैं यहाँ पर और भी वैल्यूज भेज सकता हूँ, दूसरी वैल्यू भेज दूं यहाँ पर, ठीक है। तो वैल्यूज जो है वो यहाँ पर हमने भेज दी, तीसरी वैल्यू भी कोई हम भेज दें। तो जितनी चाहे वैल्यूज जो है हम भेज सकते हैं। जैसे जैसे बस कॉमा लगा के हम जो है वो भेज सकते हैं। अच्छा, अभी प्रिंट जो है वो हमारे पास ये काम कर रहा है। अच्छा, कोई नंबर भेजना चाहूँ नंबर भी भेज सकता हूँ, ठीक है। नंबर भी हमने भेज दिया। और तो डिफरेंट टाइप ऑफ वैल्यूज जो अभी हमने, क्योंकि डेटा टाइप डिस्कस नहीं करी है तो मैं उनकी तरफ नहीं जा रहा हूँ, बस हमने कुछ टेक्स्ट लिख के भेज दिया है और कुछ हमने नंबर लिख के भेज दिया है। जो टेक्स्ट होता है उसकी पहचान क्या होती है कि वो कोटेशंस के अंदर लिखा हुआ होता है। अभी इस वक्त स्ट्रिंग फंक्शन के अंदर एक वैल्यू, दो वैल्यू, थ्री वैल्यूज एंड 4 एंड 5 वैल्यूज जो है वो हमने
प्रिंट फंक्शन को एज अ आर्ग्यूमेंट पास करी हैं, उसके जवाब में उसने वही वैल्यूज हमें एज इट इज जो है हमारी स्क्रीन पर प्रिंट करा दी, कंसोल पे प्रिंट करा दी, एक्चुअली स्क्रीन नहीं है। अच्छा जी, अच्छा एक चीज हम यहाँ और नोट कर रहे हैं कि हर, ये कॉमा क्या चीज है, ये कॉमा क्या कर रहा है, ये कॉमा बता रहा है पाइथन को कि भाई यहाँ तक ये पहली वैल्यू का एंड हो चुका है, अब दूसरी वैल्यू स्टार्ट हो गई, पहली वैल्यू का एंड हो गया, दूसरी वैल्यू स्टार्ट हो गई, पहली वैल्यू का एंड हो गया, दूसरी वैल्यू स्टार्ट हो गई, एंड सो ऑन। जब हम प्रिंट में देख रहे हैं तो हम देख रहे हैं कि हमारी हर वैल्यू के बाद जो है वो एक स्पेस जो है वो जनरेट हो रहा है, ठीक है। पाइथन हर हेलो स्टूडेंट स्पेस जनरेट, ये स्पेस क्यों जनरेट हो रहा है, क्या हमने इसको बोला था कि भाई स्पेस डालना, हमने यहाँ तो इसको नहीं बोला कि भाई यहाँ स्पेस डालो, हमने सिर्फ यहाँ पर कॉमा लगाया हुआ जिससे उसको ये मालूम हो रहा है कि भाई ये एक आर्गुमेंट जो है या एक वैल्यू जो है वो यहाँ पर एंड हो गई। तो अब इसकी बात करते हैं कि स्पेस क्यों आ रहा है, वापस इसके सिग्नेचर में चलते हैं। सिग्नेचर में जब शिफ्ट टैब प्रेस करके हम सिग्नेचर में गए तो हमें यहाँ पर एक और इसका आर्गुमेंट नजर आ रहा है जिसका नाम है SEP। ये SEP जो है ये हमारे पास सेपरेटर कहलाता है, सेपरेटर, ठीक है। इस सेपरेटर के अंदर हम देख रहे हैं यहाँ पर लिखा हुआ है दो स्ट्रिंग डाल के एक स्पेस क्रिएट किया गया है, यानी ये सेपरेटर क्या करता है, ये दो वैल्यूज को सेपरेट करता है। तो क्योंकि उन्होंने बाय डिफॉल्ट बिल्ट इन बाय डिफॉल्ट वैल्यू सेपरेटर में क्या रखी हुई है, स्पेस रखी हुई है, इसलिए हमारे पास वो सारी वैल्यूज वहां पर स्पेस ज्यादा आ रही हैं, यानी हर दो वैल्यूज के दरमियान जो है वो स्पेस आ रहा है। अगर मैं ये स्पेस वाली वैल्यू हटा के स्पेस हटा दूं, मैंने ये स्पेस अगर मैं इसको यूं कर दूं तो ये स्पेस है, ये वापस स्पेस खत्म कर दिया। तो अब अगर हम इसको एग्जीक्यूट करेंगे तो हमारे पास देखें हेलो वर्ल्ड, ये एक वैल्यू है, इसके बाद दूसरी जो हमारे पास वैल्यू है वो उसके साथ ही यहाँ से स्टार्ट हो गई, कोई सेपरेटर बीच में नहीं आया क्योंकि हमने जो डिफॉल्ट सेपरेटर था उसको ओवरराइट कर दिया है और यहाँ हमने अपना सेपरेटर इस्तेमाल कर दिया, और अपने सेपरेटर में हमने कोई चीज रखी ही नहीं। तो हम रख सकते हैं अपने सेपरेटर में कोई सी भी चीज, फॉर एग्जाम्पल मैं 2 दफा अंडरस्कोर प्रेस कर दूं तो अब मेरे पास स्पेस की जगह 2 दफा अंडरस्कोर जो है वो जनरेट होगा, वैल्यूज में डालता रहूंगा, ठीक है। तो यहाँ पर जो है वो डिफरेंट मैंने वैल्यू डाल दी है सेपरेटर में, अब वैल्यूज की जगह पैटर्न में अब हर वैल्यू के बाद यहाँ पर क्यों नहीं आ रहा, क्योंकि ये वर्ड्स का स्पेस है, ये वैल्यू का जो है ना सेपरेशन नहीं है, ये पूरा एक वर्ड है, इसलिए यहाँ पर जो है वो ये नजर नहीं आ रहा है, ठीक है। तो सेपरेटर होता है। अच्छा, सेपरेटर के बाद जो है वो हम एक और यहाँ पर प्रिंट करते हैं और हम इसको कहते हैं कि भाई एक सेट कैसे लिखते हैं और मैं इसको जो है वो प्रिंट करा देता हूँ। मैंने एक दफा प्रिंट कराया है तो एक लाइन में आया है, और दूसरी दफा जब प्रिंट कराया है तो ये नेक्स्ट लाइन में आया है। अच्छा, अब सवाल ये है कि भाई ये नेक्स्ट लाइन में क्यों आया, ये इसके आगे से प्रिंट क्यों नहीं किया, तो उसका जवाब भी आपको सिग्नेचर में मिलेगा। जब हम प्रिंट कराते हैं तो प्रिंट करते 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 आखिर में एक यहाँ पर एंड बताया गया कि एंड पे क्या करना है, एंड पे उसे ये इंस्ट्रक्शन मिली है /n, ठीक है। इस /n जो है ये प्रोग्रामिंग टर्म्स में स्लैश के साथ ज्यादातर ये एस्केप कैरेक्टर्स कहलाते हैं। सर क्वेश्चन है क्या? इस जी जी सर ये सिग्नेचर कैसे ओपन होता है? अभी मैंने 2 दफा रिपीट किया, दोबारा बताता हूँ। सिग्नेचर ब्रैकेट के अंदर आके खड़े होंगे, शिफ्ट प्रेस करके टैब प्रेस करेंगे, ठीक है, शिफ्ट प्लस टैब, ओके सर। अच्छा, तो ये जो हमने सिग्नेचर जब इसे खोला तो हमने उसको एंड पे कहा हुआ है, एक एस्केप कैरेक्टर लिखा हुआ है /n, और ये जाना जाता है नेक्स्ट लाइन के लिए। तो यानी कि जब वो कंसोल पे टाइप करता 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 आया होगा, हमारे आर्ग्यूमेंट जो हमने दिया है करते 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 उसको यहाँ तक पहुंचा,
तो आखिर में उसे मिला क्या, नेक्स्ट लाइन, वो यहाँ पर आकर खड़ा हो गया। यानी पहला प्रिंट चलाने के बाद वो लाइन चेंज कर चुका है, वो यहाँ पर आ चुका है दिस से पहले। और फिर जब उसको दूसरा प्रिंट मिला तो उसने ये जहां पर नेक्स्ट लाइन पे खड़ा था, यहाँ से उसने ये टाइप करना टक 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 चला और एंड पर आ गया। अब क्या कर सकते हैं, अब हम चेंज करके देखते हैं क्या वाकई ऐसा है। मैं कहता हूँ भाई इस एंड पे स्लैश एन लिखा हुआ है, तो ये हटा दो, इसको ओवरराइड कर देते हैं। हम स्लैश एन वाली फंक्शनैलिटी को खत्म कर देते हैं। हम कह देते हैं ठीक है, स्लैश एन लिखा है, हटा दो, एम्प्टी कर दो। अब स्लैश एन ओवरराइड हो गया। अब हमने जो एंड दिया है जाहिर है वही इंप्लीमेंट होगा। तो अब हम क्या कह रहे हैं, नेक्स्ट लाइन पे नहीं जाना, छोड़ दो। अब जब वो इसको टाइप करता हुआ आगे बढ़ेगा तो यू विल सी कि वो 3 के पास बाद ही खड़ा रहेगा, नेक्स्ट लाइन नहीं गया होगा। और जब उसे दोबारा कहा जाएगा प्रिंट करो, तो वो इसी 3 के आगे से प्रिंट करना शुरू कर देगा। ये प्रिंट इस वजह से नेक्स्ट लाइन पे प्रिंट नहीं था कि हमने भी यहाँ नेक्स्ट लाइन पे प्रिंट को स्टेटमेंट को नेक्स्ट लाइन पे लिया। तो अब हम देखते हैं, ये हमारे पास ये दूसरा प्रिंट जो है उसने यहाँ से स्टार्ट दे दिया। ठीक है जी, ये बात समझ आती। अगर मैं यहाँ पर कोई और एस्केप कैरेक्टर इस्तेमाल करूं, जैसे हमारे पास एक स्लैश टी होता है, ये टैब होता है, जब हम टैब प्रेस करते हैं कीबोर्ड पे तो हमारे पास 3 स्पेसेस जो है ना वो ऑटोमेटिकली पड़ जाते हैं। तो अब ये हमारे पास टैब लगा दिया हमने। मैं इसको एक बार और टैब लगा दूं तो ये डबलिंग हो जाएगी। ठीक है, तो ये एस्केप कैरेक्टर जो है वो काम कर रहा है। अगर अच्छा, एस्केप कैरेक्टर्स जैसे हमने स्लैश टी और उसकी बात की, अब आप लोगों को एक काम करना है, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ इसके अंदर वो काम क्या है कि आपने भाई व्हाट आर अदर एस्केप कैरेक्टर्स इन पाइथन, कौन कौन से हैं ये देखना है। मैंने यहाँ पर कमेंट लगाने के लिए हैश साइन यूज किया, अब ये कमेंट्स के तौर पे आ गया। ठीक है, कौन कौन से दूसरे एस्केप कैरेक्टर्स हैं पाइथन में, और implement them these escape characters, उसको आपने इंप्लीमेंट भी करना है। ठीक है, गूगल करेंगे आपको मिल जाएंगे, डॉक्यूमेंटेशन में जाएंगे पाइथन की, वहां मिल जाएंगे। तो वो स्केप कैरेक्टर देखने हैं, स्लैश के साइन के साथ होंगे, स्लैश आर होगा, स्लैश एंड, स्लैश टी कर लिया, और भी बहुत सारे। तो वो उनकी फंक्शनैलिटी को देखना है कि ये क्या करता है, और ये इंप्लीमेंट करके देखना है उसको। ठीक है, अच्छा, अब और भी प्रिंट में बहुत सारी चीजें हो सकती है। लाइक मैं यहाँ पर जो है ना एक स्ट्रिंग लिख रहा हूँ। ठीक है, स्ट्रिंग लिख लिया। सर एक सवाल था अगर मैं जी, सर, जैसे आपने बोला बैकस्लैश टी जो है वो 3 डिजिट का स्पेस लेता है, लेकिन जावा में 8 डिजिट का लेता है, तो इसमें अलग है दोनों में या डिफरेंस एक ही है? चेक कर लेना आप। असल में कंपैरेटिव स्टडी नहीं कर रहे ना, तो जावा का मुझे याद नहीं है, बहुत दिनों पहले पढ़ी थी, क्या होता था भूल भाल गए, तो देख लेना, कोई इशू नहीं। मैंने टैब और सर एक अच्छा, और बात बता दीजिएगा, जैसे हम जैसे अभी हमने लिखा हेलो वर्ल्ड या हेलो लिख के हम कोई नाम प्रिंट करना चाहते हैं, हमने वेरिएबल में स्टोर कराया हुआ है, तो उसके आगे कंटिन्यू कैसे करते हैं, वो कैसे कराएंगे वो बता दीजिएगा। अभी करते हैं उसको। अभी हम वेरिएबल हमने पढ़ा नहीं है ना, इसलिए मैं वेरिएबल की टर्म यूज ही नहीं कर रहा हूँ। अभी मैं वैल्यू वैल्यू कह रहा हूँ, इसीलिए उसको जब वेरिएबल का टॉपिक पढ़ लेंगे तो अपडेट कर लेंगे अपने पास। अच्छा, मैंने यहाँ पे लिख लिया आई एम पाकिस्तान। अब इस आई एम पाकिस्तान, ठीक है, जो है जैसे मैं नेक्स्ट लाइन पे जा रहा हूँ अगले प्रिंट के बाद, क्या मैं एक ही स्ट्रिंग में अगर ये स्लैश एन यूज कर लूं, अब मेरे पास आउटपुट कैसा होगा, जिस तरह वो यहाँ पर उसको गेट कर रहा था स्लैश एन, तो जब वो यहाँ पहुंचेगा तो ये स्लैश जो है ना ये उसके लिए एक सिग्नल है। सिलेक्ट, ये जो स्लैश पड़ा हुआ है ये एक सिग्नल है, इसको देखकर जो है ना वो समझ जाता है आगे कोई स्केप कैरेक्टर आने वाला है।
तो वो उस स्केप कैरेक्टर को फिर उस पर अमल दरामद करता है और फिर वापस जो है ना अपना काम शुरू कर देता है। तो हमने इसके स्ट्रिंग के दरमियान में ही जो है ना उसको बता दिया कि भाई स्केप कैरेक्टर आया, क्या करना है जी, n फॉर न्यू लाइन। अब जो है ना वो क्या करेगा, हमारे पास वहीं से क्या कर देगा, नेक्स्ट लाइन पे आ जाएगा। अगर मैं स्पेस इसका खत्म कर दूं तो यहाँ से भी स्पेस जो है वो सीधा हो जाएगा। ठीक है, बात समझ में आई? तो इस तरह जो है वो प्रिंट का जो है वो फंक्शन जो है काम कर रहा होता है। काफी सारी चीजें कोशिश की हैं जो कवर हो जाए इसमें। आपका काम ये है, मैंने इसके अंदर यहाँ कमेंट्स में लिख दिया आपको क्या करना है। अब बात करते हैं डेटा टाइप्स की, कि भाई डेटा टाइप जो है वो हमारे पास क्या होती है। हमने अभी ये प्रिंट किया है, ठीक है, मैं इसको अलग से यहाँ डाल लेता हूँ, यहाँ पर ऑन करके। आपको ढूंढने अगली हम बात करने जा रहे हैं डाटा टाइप्स, ठीक है। हेडिंग बनाते हैं और ये हमारे पास डाटा टाइप, ठीक है। हमारे पास पाइथन में जो है वो कौन कौन सी डाटा टाइप है, ठीक है। पाइथन में हम इंटीजर्स हैं जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं इंट। ये मुख्तलिफ साइजेस के इंटीजर पाए जाते हैं, लेकिन अब फ्रॉम इन द स्टार्ट जो है हम साइजेस की बात नहीं कर रहे हैं, क्योंकि कुछ नए लोग होते हैं प्रोग्रामिंग के, फिर वो परेशान होते हैं। तो इंटीजर्स होगी हमारे पास डाटा फ्लोट है, ठीक है, जिसको हम जो हमारे पास डेसिमल्स होते हैं ये हमारे पास फ्लोट कहलाता है, ठीक है। फ्लोट के अलावा हमारे पास बूल है, ठीक है ना, ये बूलियन वैल्यूज हैं। ये हमारे पास जो ट्रू एंड फॉल्स होते हैं उसको हम बूलियन कहते हैं, ठीक है। इंटीजर, फ्लोट और बूलियन। इसके अलावा जो सबसे अहम है स्ट्रिंग। कैरेक्टर नहीं है, हम पाइथन में स्ट्रिंग पढ़ते हैं, यानी ये हमारे पास होता है टेक्स्ट। तो मैं कोटेशन में यहाँ लिख रहा हूँ ताकि कोटेशन में याद रहे कि स्ट्रिंग की पहचान ही क्या होती है, कि वो टेक्स्ट फॉर्म में होता है। अभी तक ये जो हमने, हाँ, जितना हमने ये जो वैल्यूज पास की हैं, अब मैं यहाँ कह सकता हूँ कि ये जो हेलो वर्ल्ड की वैल्यू है इसकी डाटा टाइप कैसी है भाई, स्ट्रिंग टाइप है। ये जो वैल्यू 2 है यहाँ पर, इसकी वैल्यू, इसकी जो डाटा टाइप है वो इंटीजर टाइप। और अगर ये 3.5 होता तो इसकी डाटा टाइप जो है वो क्या होती, फ्लोट में हो जाती, ठीक है, फ्लोट टाइप हो जाती। तो ये हमारे पास डाटा टाइप है। तो अब जब हम वेरिएबल बनाते हैं, डाटा टाइप्स की बात होगी। अच्छा, बाकी जो डाटा टाइप्स हैं वो डेराइव्ड होती हैं, ठीक है, और मॉडिफाइड हैं। हाँ, वो ड्राइव डाटा टाइप्स उनको हम कह सकते हैं। हमारे पास अब हम बात करते हैं वेरिएबल्स की। किसी को मालूम है वेरिएबल क्या होता है? वैल्यू कंटेनर होता है। पर किसी भी वेरिएबल, जैसे हम a = 5 सपोज कर रहे हैं, तो उसको वो वेरिएबल हो गया और वैल्यू हो गई 5। नहीं, ये तो आप मुझे बता रहे हैं कि वेरिएबल क्या क्या वैल्यू, सर जिसकी वैल्यू वेरिएबल इज दैट quantity that can be changed during the execution of a program. A variable is a quantity that can be changed during the execution of a program. हाँ जी, ये सही कह रहे हैं। मुझे इनकी आवाज थोड़ी थोड़ी आई है, थोड़ा सा ज्यादा डिस्ट्रक्शन आ रही थी, कि कुछ इन्होंने सही बात की कि वेरिएबल जो है ना एक ऐसी क्वांटिटी होती है दैट इज चेंजेबल, यानी जो वेरी कर सके, इसीलिए इसका नाम वेरिएबल। हाँ, तो वो वेरिएबल जो है वो ऐसी हम वैल्यूज को कहते हैं जो कि ड्यूरिंग द कोर्स उनकी वैल्यूज जो है अपडेट हो सके। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम
इंसान की एज की बात करें तो एज जो है वो कैसा डाटा होता है, वेरिएबल डाटा होता है, ठीक है ना। और ब्लड ग्रुप जो होता है वो आपके पास कांस्टेंट डाटा होता है। तो हम अब पाइथन के अंदर भी जो है ना ऐसी क्वांटिटीज जो है ना उसको लिख सकते हैं, उसको यूज कर सकते हैं। तो हम फॉर एग्जांपल मैंने एक नंबर लिख लिया है 200, ठीक है ना, ये स्क्रीन पे मुझे 200 की तरह नजर आ रहा है, ठीक है। हम क्या करने जा रहे हैं, हम एक वेरिएबल बनाने जा रहे हैं, ठीक है। और मैं उसका नाम जो है ना फॉर एग्जांपल रख देता हूँ, एज ही रख देता हूँ। एज के अंदर जो है ना मैंने एक वैल्यू यहाँ पर स्टोर कर दी 25। इसको मैं रीड कैसे करता हूँ, पहले इसके रीड कैसे करेंगे, इसको रीड करेंगे भाई। अगर बहुत ही डीप लेवल पे रीड करूँ तो हम क्या करें अभी, इंटीजर 25 इज तो स्क्रीन नजर नहीं आ रही आ रही है, विजिबल है सर, आ रही है उसका नेटवर्क। कुछ स्टूडेंट्स को जो प्रॉब्लम आ रही है वो नेट की वजह से आ रही है माय डियर वो स्टूडेंट। उनके पास अपने इंटरनेट की इशू की वजह से हो रहा होगा। अच्छा, अब हम इसको रीड कैसे करेंगे कि भी इंटीजर Age is an integer variable which hold the 25 value. इंटीजर 25 भाई शोर होता है, म्यूट कर लें प्लीज। अच्छा नासिर भाई आप भी म्यूट हो गए, प्लीज आप अपने आप को अनम्यूट कर लें, ठीक है। इसको हम रीड कैसे कर रहे हैं, इंटीजर 25 is assigned to a variable या प्लेस होल्डर या वैल्यू होल्डर एज। एज के अंदर जो है ना ये 25 वैल्यू जो है वो असाइन हो गई है। अब जब भी हम एज कॉल करेंगे तो वो अपने अंदर जो वैल्यू रखी हुई है वो हमें डिस्प्ले कराता रहेगा, ठीक है। फॉर एग्जांपल हमने इसको आगे प्रिंट कर दो एज को, ठीक है। तो जब हम एज को प्रिंट कर रहे हैं और जब भी इसमें आप ये बात हमेशा याद रखेंगे, जब भी आप विदाउट कोटेशंस, ये मैंने कोटेशन लगाया ना, विदाउट कोटेशन अगर कोई चीज आपको नजर आ रही है तो या तो वो वेरिएबल होगी या फिर आपने अगर टेक्स्ट लिख रहे हैं तो फिर आपने गलती करी है, कोटेशन नहीं लगाए। तो सिर्फ वेरिएबल जो है वो टेक्स्ट की फॉर्म में आपके पास विदाउट कोटेशन जो है वो नजर आ सकता है। अब हम इसको प्रिंट करा रहे हैं तो ये हमारे जो है वो 25 इसके अंदर जो है वो डिस्प्ले हो रहा है। अच्छा, मेमोरी में क्या हो रहा होता है, मेमोरी में जो है ये वेरिएबल जो है फॉर एग्जांपल अब मैं आपको इसमें दिखाऊं, जब हमने जी सर वो वेरिएबल में जो प्रिंट करवाते हैं वो वाला पॉइंट दोबारा समझा दे जरा। अच्छा रुक जाए, मैंने फॉर एग्जांपल ये वेरिएबल क्रिएट किया है तो इसने क्या किया होगा मेमोरी में, अभी इंटीजर 8 होगा या इंटीजर 32 बिट्स होगा, इसने हमारे पास जो है मेमोरी के अंदर क्या कर दिया, अभी एक जगह पे ले जाके 25 रख दिया, ठीक है। और इस जगह का नाम जो है वो क्या है भाई, ए है, ठीक है। इस जगह का नाम ए है और इसके अंदर वैल्यू जो है 25। अच्छा, जगह का नाम ए है, एक और चीज होगी यहाँ पर, वो चीज होगी जगह का एड्रेस, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मेमोरी में इसका कोई ना कोई जो है वो एड्रेस होगा, जो भी होगा अभी देखते हैं। तो अब या तो मुझे एड्रेस पता होना चाहिए या मुझे इसका नाम मालूम होना चाहिए। अब इधर आ जाते हैं हम वापस। तो अगर मैं एड्रेस
की बिहाफ पर भी अपनी वैल्यूज रख सकता हूँ, लेकिन एड्रेस को याद रखना मुश्किल होता है ना। जैसा कि मैं आपको कहूँ कि भाई जो है वो आप मुझे बताएं ये कराची में जो है मशहूर बिल्डिंग कौन सी है, किसी को पता है कोई मशहूर बिल्डिंग? हबीब बैंक, चलो एक ही मशहूर बिल्डिंग है हबीब बैंक बिल्डिंग है। अब हबीब बैंक जाना है तो अब खुद हबीब बैंक वालों को भी नहीं मालूम होगा कि इसका एड्रेस क्या है, लेकिन नाम जो है ना उस बिल्डिंग का क्या है, हबीब बैंक प्लाजा। तो हम जब भी उस बिल्डिंग को रेफर कर रहे हैं, वी आर नॉट गिविंग कि भाई ये उसका एड्रेस है, फला प्लॉट नंबर फला फला पे चले जाओ, हम कह रहे हैं हबीब बैंक प्लाजा चले जाओ, तो उसको पता चल जाता है। तो इसी तरह से हमने एक आइडेंटिफायर बना लिया है। वेरिएबल को हम एक और नाम भी देते हैं, दैट इज आइडेंटिफायर। किससे आइडेंटिफाई करना है उस वेरिएबल क्वांटिटी को। तो हमारे पास अब ये है, अब मैंने कहा मुझे 25 चाहिए, ठीक है, तो हम एज लिख रहे हैं, हमारे पास वो वैल्यू जो है उसके अंदर से निकाल के लाकर दे रहा है। अच्छा, टाइप कैसी है, यहाँ पर मैंने इसको एज को ये नहीं बताया कि तुम्हारे पास डाटा कैसा आएगा, इंटीजर आएगा, फ्लोट आएगा, बूलियन आएगा, व्हाटएवर आएगा, लेकिन ये क्या देखता है कि इसके बाद जैसा डाटा आता है उसको पता चल जाता है कि अब मेरी टाइप जो है वो क्या हो गई। अपनी टाइप को अपनी आने वाली डाटा को देखकर खुद ही मॉडिफाई कर लेता है। हमने यहाँ पर क्या कि टाइप ऑफ एज बताओ भी क्या है, तो उसने कहा कि मेरी टाइप जो है वो कैसी है, इंट टाइप। अच्छा, अगर मैं वेरिएबल की जो है ना वो वैल्यू को, क्योंकि वेरिएबल है ना, वैल्यू चेंज हो सकती है, मैंने यहाँ इंटीजर के बजाय जो है ना उसमें कोई स्ट्रिंग लिख दिया, कंडीशन में लिख दिया, तो अब जो है वो अपनी खुद ब खुद जो है अपनी टाइप को उसने क्या कर लिया, स्ट्रिंग कर लिया। तो जैसा उसके अंदर डाटा हम क्या कर रहे हैं, भेज रहे हैं, उस हिसाब से वो टाइप खुद ही उसकी इन्फर किए जा रहा है, ठीक है। और इसको हटाता हूँ, ये आपके पास टाइप होगी। टाइप के बाद मैंने कहा इसका एड्रेस होगा, तो आईडी आप लिखेंगे, तो यू विल फाइंड द एग्जैक्ट आईडी कि ये मेमोरी में किस जगह पर प्लेस हुआ है। तो दो चीजें होगी, मैंने कहा ना, नाम होगा, बिल्डिंग का नाम होगा और बिल्डिंग का एड्रेस होगा। तो ये कह सकते हैं 25 जहां बैठा हुआ है उस जगह का नाम क्या है, एज है, उस जगह का एड्रेस जो है वो ये है, ठीक है। प्रिंट करा के देखूंगी इस आईडी को क्या देता है, ये आईडी ही दे रहा है। कोई तरीका होता है, मुझे अभी याद नहीं आ रहा कि आईडी से कैसे वो वैल्यू उठाते हैं, आईडी डॉट वैल्यू करते हैं या कुछ होता है जरूर, अभी याद नहीं आ रहा। आईडी लिखेंगे तो एड्रेस पे मौजूद वैल्यू जो है वो जी प्रिंट हो जाती है। अच्छा जी, कुछ कह रहे हैं, बोले। जी सर, ये जो एड्रेस की वैल्यू शो करवा रहा है हमें नीचे आईडी एज के नीचे जो हमने आउटपुट ली है उसकी, तो सर ये वैल्यू टीचर जितने बाइट ऑक्यूपाई करते हैं उसकी बेस के ऊपर शो करवा रहे हैं, ऑटोमेटिकली रैम के सेल की वैल्यू उठा रहे हैं। अच्छा, मुझे आपकी आवाज जो है ना उसमें डिस्ट्रक्शन आ रही है, समझ में नहीं आ रही, कोई और रिपीट कर दे उसको अगर समझ में आया हो तो। सर ये पूछ रहे हैं कि वो रैम की वैल्यू जो मेमोरी सिस्टम की स्पेस जिसमें एज स्टोर हुआ है, ये उसकी वैल्यू उठा के आ रहा है ना, जिस ये जगह पे स्टोर हुआ है ना मेमोरी एड्रेस है ये। अब वो हम जब वेरिएबल क्रिएट करते हैं तो वो जैसे अपने हम बच्चों हिसाब, को मोस्टली पढ़ाते हैं कि इंटीजर हमारा 2 बाइट है तो वो 65,536 तक जाते हैं, तो सर 65,536 वो मेमोरी लोकेशन तो नहीं डिफाइन कर रहे हैं, तो सर टोटल नंबर ऑफ सेल्स डिफाइन कर रहे हैं वहाँ पे। मुझे अभी भी समझ नहीं आया, कोई और ट्रांसलेट कर दे भाई। 35,656 जो होता है ना उस इंटीजर की वैल्यू होती है कि ये साइंड और अनसाइंड की जो आप बात कर रहे हैं वो और है, ये मेमोरी जो अच्छा, होती वो है ना उसके अंदर जो होता है ना, नहीं हमें बताया था, हम जो इंटीजर डिफाइन करते हैं ना, इंट हमारे पास जो है, इंट की रेंज, कभी इंटीजर जो है वो 8 लिखा हुआ देखेंगे आप, ठीक है, कभी इंटीजर जो है ना वो आप 16 लिखा हुआ देखेंगे, कभी इंटीजर जो है ना वो आप 32 बिट लिखा हुआ देखेंगे। तो इसका मतलब क्या होता है कि कितना बड़ा इंटीजर हो सकता है,
इंटीजर 8 है तो 8 बिट्स का है। अब आपका वो जो नंबर है उसे बाइनरी में कन्वर्ट करें, अगर वो 8 बिट के अंदर आ रहा है तो तब उस लेंथ के अंदर आ जाएगा जो आपने डिफाइन किया। लेकिन अगर वो 8 से बड़ा हो रहा है तो फिर आपको इंटीजर का साइज बड़ा करना पड़ेगा, और अगर वो इससे भी बड़ा हो रहा है तो फिर वो आपको इंटीजर का साइज उससे भी बड़ा करना पड़ेगा मेमोरी के अंदर। ठीक है, अच्छा जी। तो अब वेरिएबल की बात जब हम कर रहे हैं तो साथ साथ जो है ना, जो हम वेरिएबल का नाम रख रहे हैं, जो आइडेंटिफायर बना रहे हैं, वो क्या रख सकते हैं, ठीक है, कैसा वेरिएबल बना सकते हैं, ये भी समझना जरूरी है। सबसे पहली बात तो ये है कि हमेशा जब भी वेरिएबल आप बना रहे हो उसका नाम या आइडेंटिफायर जो है वो ऐसा होना चाहिए जिससे वो खुद एक्सप्रेस कर रहा हो कि मेरे अंदर क्या कैसी वैल्यूज होंगी या क्या वैल्यूज होंगी। जैसे फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ, अब मैंने एज ले रहा हूँ, कभी स्टूडेंट की एज ले रहा हूँ, अब मैं एज को जो है ना उठा के रख देता हूँ एक आइडेंटिफायर, एक वेरिएबल ए के अंदर रख देता हूँ, 19 साल एज है। अब ये नाम जो है ना इस बता नहीं रहा कि ये 19 क्या है, लेकिन जब मैंने इसको एज रखा है तो आपको नजर आ रहा है कि यार इसमें किसी बंदे या किसी बंदे की किसी न किसी की क्या होगी, एज जरूर होगी। तो नाम का सिलेक्शन जो है वो करना है, बेहतरीन होना चाहिए, जिससे आपकी डेटा जो है ना वो सही रिप्रेजेंट हो रहा हो कि व्हाट इज दिस, ये है क्या। दूसरी बात, जब वेरिएबल का नाम रख रहे होंगे तो क्या क्या चीजें जो है ना वो वेरिएबल नेमिंग, वैलिड एंड इनवैलिड। अच्छा, जो इनवैलिड होंगे ज़ाहिर उन पे तो एरर आ ही जाएगा, तो जाने नहीं देगा वो, तो इसलिए भी जो है वेरिएबल का नाम सबसे पहली बात नंबर से स्टार्ट नहीं हो सकता। जैसे फॉर एग्जांपल मेरे टू बी फर्स्ट स्टूडेंट इक्वल टू, मैं नाम लिख दिया। अब मैं ये करता हूँ, ये एरर थ्रो करेगा। ये क्या एरर है कि भाई Invalid syntax. स्टार्टिंग फ्रॉम अ नंबर, ये इनवैलिड है, ये नहीं हो सकता। अच्छा अच्छा, बात ये है कि वो वैलिड तो बहुत सारे हैं ना, तो वो सारी चीजें हम वैलिड की कवर नहीं कर सकते, लेकिन इनवैलिड जो है ना वो उनको हम कवर कर लेते हैं ताकि हमें पता चल जाए। अच्छा, दूसरी बात क्या है कि वेरिएबल के नाम के अंदर जो है स्पेस नहीं आ सकता। जैसे मैं कह रहा हूँ फादर नेम इज इक्वल टू, ये मैंने लिख दिया। तो अब ये वेरिएबल का नाम, इसमें वैल्यू असाइन करना चाह रहा हूँ लेकिन इसमें स्पेस आ रहा है, तो ये भाई स्पेस नॉट अलाउड। ठीक है, मैंने इसको किया, इसने कहा स्पेस जो है वो ये बता नहीं रहा कि स्पेस नॉट अलाउड, मैं लिख रहा हूँ लेकिन ये एरर थ्रो कर रहा है कि देयर इज एरर, वो इसको वेरिएबल समझ रहा था, फिर ये क्या चीज है। अच्छा जी, और क्या नहीं हो सकता, स्पेशल कैरेक्टर्स जो है ना वो नहीं आ सकते। ठीक है, जैसे मैं कहूँगा फर्स्ट डैश नेम, फर्स्ट नेम मैंने डाल दिया अभी, Reserved words तो भी ये नहीं हो सकते। हाँ भी आता हूँ उसकी तरफ। तो इसलिए डैश या हाइफन या माइनस साइन जो है ये स्पेशल कैरेक्टर्स में आता है, और भी स्पेशल कैरेक्टर्स की लिस्ट है जो हमारे पास टॉप चीज, ये सारे जो है ना स्पेशल कैरेक्टर्स हैं जो हमें नजर आ रहे हैं स्क्रीन पे। ठीक है, ये अलाउड नहीं है वेरिएबल के नाम में। ठीक है, ये साइंस, ये साइंस, ये सब स्पेशल कैरेक्टर्स हैं जो किसी भी तरह वेरिएबल के नाम में अलाउ नहीं है, ना शुरू में ना लास्ट में, नॉट अलाउड। ठीक है, यहाँ लिख देता हूँ मैं एनीवेयर इन अ वेरिएबल नेम, कहीं भी वेरिएबल नेम में स्पेशल कैरेक्टर्स जो हैं वो अलाउड नहीं। अच्छा, डॉट भी जो है ना स्पेशल कैरेक्टर्स में आता है, तो ये भी डॉट भी अलाउ नहीं होगा। फिर इसके अलावा जिस तरह इन्होंने कहा अभी कि रिजर्व वर्ड्स, ठीक है, रिजर्व वर्ड्स क्या होते हैं
मैं बता दूं? जी बताइए बताइए। रिजर्व वर्ड्स आउट हो गए। रिजर्व वर्ड स्पेसिफिक कीवर्ड्स होते हैं जो किसी स्पेसिफिक फंक्शंस के लिए डेडिकेटेड होते हैं, ऑलरेडी प्री डिफाइंड। फंक्शंस के लिए नहीं, फंक्शन के लिए नहीं कहें उसको, वो किसी ना किसी तरह से किसी ना। जी जी बताइए बताइए बताइए। Sir, reserved words have predefined meaning in any language. अच्छा कोई रिपीट करे, अभी मुझे समझ नहीं आया। Sir, reserved words have predefined meaning in any language. Predefined मीनिंग्स चले ठीक है। बस इसको आसान जबान में यूं कह देता हूं मैं, आप सब सही कह रहे हैं, सब लोग सही कह रहे हैं। आसान जबान में ये कह देता हूं कि भाई रिजर्व वर्ड्स वो कैरेक्टर्स या वो वर्ड्स होते हैं जो पाइथन ने किसी भी तरह से जो है ना खुद लैंग्वेज का पार्ट बनाए हुए, तो वो रिजर्व हो गया। अब अगर वही चीज मैं अपने वेरिएबल के नाम में रखना शुरू करूंगा तो इंटरप्रेटर जो है वो कंफ्यूज हो जाएगा कि ये पाइथन वाला है, तो इसलिए रिजर्व वर्ड्स को वेरिएबल का नाम नहीं बना सकते। जैसे बहुत सारे इफ्स है, एल्स है, एलिफ है, फॉर है, इन है, इज है, ठीक है, लिस्ट है, इंट है, ट्रू है, फॉल्स है, ये सब किसी ना किसी तरह से, न्यू है, क्लास है, किसी ना किसी तरह से ये सारे के सारे वर्ड्स जो हैं वो क्या हो चुके हैं, पाइथन ने अपनी प्रोग्रामिंग को सिंटैक्स डिफाइन करने के लिए इस्तेमाल कर लिए हैं। तो अब ये हम एज अ वेरिएबल जो है वो इस्तेमाल नहीं कर सकते। हाँ ये हो सकता है क्योंकि केस सेंसिटिव लैंग्वेज है, अगर मैं अपने जो रिजर्व वर्ड्स की लिस्ट को मैं कैपिटल या स्मॉल कर दूं, केस चेंज कर दूं, तो आई कैन डू इट। अब ये इफ जो है ये इफ ये वाला इफ नहीं रहा है, तो ये अब क्या हो सकता है भाई, हमारा वेरिएबल का ये वेरिएबल बन सकता है, वैलिड हो गया है। इस तरह ट्रू फॉल्स और ये भी सारी चीजें। तो जब भी आप इस तरह कोई ऐसी गलती करेंगे, जाहिर है वो एरर भी थ्रो करेगा और आपको बता देगा कि भाई ये कुछ यहाँ मसला है। तो ये हमने कुछ चीजें देखी वैलिड और इनवैलिड होने की। नेमिंग कन्वेंशन जो है वो कैसी होती है, कितना बड़ा वेरिएबल का नाम रख सकता हूँ, कि भाई 10 लफ्ज करेक्टर्स का होना चाहिए, 100 करेक्टर्स का होना चाहिए, तो कोई लिमिट नहीं है, हम बड़ा नाम भी रख सकते हैं। अब बड़ा जो होता है ना, जिसमें मल्टीपल वर्ड्स आ रहे होते हैं, उनको लिखने की कुछ कन्वेंशन है ताकि पढ़ने में आ जाए। जी जैसे मैं यहाँ पे कुछ लिख रहा हूँ कि भाई एक वेरिएबल का नाम बना रहा हूँ, ठीक है। अब ये क्योंकि मैंने लिखा है तो मेरे तो जहन में है कि ये क्या वर्ड है, लेकिन जब आप पहली बार इस वेरिएबल को देखेंगे तो आप कंफ्यूज जाएंगे, यार क्या चल रहा है। ये तो फिर भी चलो थोड़े समझ में आने वाले वर्ड है, बन जाएगा, ये कोई इशू नहीं है, वैलिड है, बिल्कुल वैलिड है, कोई एरर नहीं देगा। लेकिन पढ़ने में जो है ना वो थोड़ा सा ये कंफ्यूज कर रहा है, थोड़ी मुश्किल हो रही है। तो हम क्या करते हैं, ऐसे बड़ों के लिए हम डैश तो लगा नहीं सकते, लेकिन हमें अंडरस्कोर अलाउ है। हम यूज ऑफ अंडरस्कोर से हर वर्ड को हमारे वेरिएबल में जो आ रहा है उसको सेपरेट कर लेते हैं। स्पेस अलाउ नहीं है, डैश अलाउ नहीं है, डॉट अलाउ नहीं है, तो हम अंडरस्कोर लगा के जो है अपना, ये अब बड़ा अच्छे से पढ़ने में भी आ रहा है, अच्छा भी लग रहा है। एक कन्वेंशन तो ये है, ठीक है। जी दूसरा इसी का कन्वेंशन होता है जिसको हम कैमल कैसिंग कहते हैं। स्टेटस पहला वर्ड जो है पूरा स्मॉल होगा। अब हर वर्ड का फर्स्ट लेटर जो है वो कैपिटल होगा, कैपिटल कर देंगे। हर वर्ड का फर्स्ट लेटर जो है वो कैपिटल होगा और बाकी सारे स्मॉल हो जाएंगे, ठीक है। तो ये हमारे पास ये भी, इससे भी पढ़ने में जो है वो आसानी हो रही है, हमें अलग अलग वर्ड जो है वो समझ में आ रहा है कि ये क्या हो सकता है। तो ये दो कन्वेंशंस भी जो है ना वो ज्यादातर इस्तेमाल होती हैं बड़े नाम रखने के लिए, वेरिएबल्स का बड़ा नाम रखने के लिए, जिससे पढ़ने में आसानी हो। और ऐसा एक्सप्रेसिव नाम होना चाहिए, ऐसा एक्सप्रेसिव नाम होना चाहिए जिससे जो डेटा जो हम फीड कर रहे हैं, जो डेटा उसके अंदर डाल रहे हैं, वो सही एक्सप्रेस हो सके कि भाई ये डेटा जो है वो कैसा डेटा होगा, इसमें क्या वैल्यूज होंगी, ठीक है। समझ में आई बात? तो हम पहुंचे कहाँ से, डेटा टाइप्स से हमने वेरिएबल्स देख लिया, ठीक है।
वेरिएबल के अंदर वैल्यूज जो है वो असाइन हो जाती हैं, असाइन होती हैं और रीअसाइन भी हो सकती हैं, बार बार चेंज हो सकती हैं, इसीलिए उनको वेरिएबल कहते हैं। एक काम और है आप लोगों का, ये आपने करना है, बात मैंने यहाँ पे कर दी कि वेरिएबल तो हमने डिफाइन कर लिया, क्या कोई वैल्यू कांस्टेंट भी होती है जो चेंज ना होती हो? बिल्कुल होती है। अच्छा, बिल्कुल होती है। तो आपने ये पता चलाना है कि हाउ टू डिफाइन अ कांस्टेंट इन पाइथन। ठीक है, ये आप लोगों का टास्क और हो गया कि पाइथन में कांस्टेंट जो है वो कैसे डिफाइन होगा। अच्छा, मेरे पास जो है अजान की आवाज आ रही है, इसलिए मैं थोड़ी देर खामोश हो रहा हूँ। It's constant. कर रहे हैं तो ये हमें अपनी ओरिजिनल वैल्यू जो है वो शो कर रहा है। इसकी क्या वजह है? अच्छा, इसकी एक तो वजह ये है कि एज के अंदर वैल्यू जो है वो 10 थी, हमने उसको कहा है कि एज के अंदर रीराइट नहीं किया। हाँ, मैंने क्या बोला, मैंने कहा एज में जो भी वैल्यू है उसमें +12 करके मुझे शो कराओ, उसने दिखा दी, लेकिन उसने एज की वैल्यू को अपडेट नहीं किया। हाँ, अगर मैं इसको यूं लिखता कि एज इज इक्वल टू एज +12, तो अब ये क्या करता, अब ये एज में जो मौजूदा करंट वैल्यू होगी उसके अंदर ये वैल्यू ऐड होगी और एज के वेरिएबल को रीअसाइन कर देगा। ठीक है, एज के वेरिएबल में दोबारा से वैल्यू असाइन हो जाएगी, तो अब मेमोरी में जाके एज की वैल्यू जो इन दोनों का सम है वो बन के जो है वो ऐड हो जाएगी। अब हमारे पास जो है वो 22 जो है वो नजर आ रहा होगा। ठीक है, तो इस तरह एक और एज का वेरिएबल बना के अगर हम दो वेरिएबल्स को भी ऐड कर सकते हैं, जैसे फॉर एज 2 मैंने कहा जी 34 एक वेरिएबल है एज 2 में, तो हम ये कर सकते हैं कि एज और एज 2 दोनों वेरिएबल्स को भी जो है ना वो आपस में ऐड कर देंगे। दो वेरिएबल्स आपस में ऐड होंगे तो इसका मतलब ये है कि उनके अंदर जो वैल्यू हैं वो ऐड हो जाएंगी। ठीक है, तो उसमें 22 था, इसमें हमने 34 दिया, तो ये दोनों जो उनकी वैल्यूज थी वो हमारे पास ऐड हो गई। ये ऐड होके एक नए वेरिएबल के अंदर भी इसको सेव करा सकते हैं। हमने कहा कि न्यू एज, तो अब जो न्यू एज का वेरिएबल नया बन जाएगा और उसके अंदर वैल्यू जो है वो हमारे पास नजर आ जाएगी। तो ये भी काम हो सकता है कि दो वैल्यूज जो है वो ऐड हो जाए। अच्छा, अभी तक हमने सारी इंटीजर वैल्यूज ली हैं, हम अगर फ्लोट वैल्यू ले लें, ठीक है, फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ कि हमारे पास हाइट है, ठीक है, किसी की हाइट फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ 5.6 जो है वो हाइट है, और किसी की हाइट जो है वो अनदर हाइट 2 ले लेते हैं हम फॉर एग्जांपल, वो 6 है। एक हाइट जो है वो कैसी है, टाइप ऑफ फ्लोट है, और एक हाइट जो है वो टाइप ऑफ इंटीजर है। क्या ये दोनों आपस में ऐड हो सकते हैं? हो जाएंगे। यस सर। एक की डेटा टाइप जो है, एक की डेटा टाइप जो है वो इंटीजर है और ऐड हो जाएंगे, तो हमारा रिजल्टेंट क्या होगा, इंटीजर होगा या फ्लोट होगा? फ्लोट। तो अब फ्लोट हमारे पास जो है वो फ्लोट हो जाएगा। अच्छा, हर पाइथन के अंदर फ्लोट को ज्यादा डोमिनेशन है, ठीक है ना, तो इंटीजर और फ्लोट के केस में ये रिजल्ट जो है वो आपका इंटीजर हो गया। ठीक है, अगर आपको इंटीजर में ही चाहिए तो फिर क्या करें,
फिर इसको टाइप कास्ट कर देंगे, टाइप कास्ट कर लेंगे सर। इंटीजर में इंटीजर का रैपर लगा देंगे टाइप कास्टिंग में, तो ये वैल्यू जो है वो डेसिमल पार्ट डिस्कार्ड कर देगा और उसकी टाइप भी जो है वो इंटीजर बन जाएगी। ठीक है, अच्छा जी। तो अब हमने देख लिया कि हम जो है वो स्ट्रिंग के हमने वेरिएबल्स बनाए थे, इंटीजर्स के, और उसके भी बना लिए। इसी तरह बूलियन वैल्यू भी डिफाइन कर देते हैं, ठीक है ना। फॉर एग्जांपल हम कह रहे हैं सिग्नल पे कैपिटल ट्रू का सिग्नल है कैपिटल 2 के साथ, ठीक है, और आंसर फॉल्स है, कैपिटल ट्रू और कैपिटल इसके साथ ये जो है वो ट्रू और फॉल्स जो है वो डिफाइन होते हैं। इसकी टाइप भी अगर निकालूंगा सिग्नल की, तो आई विल फाइंड इट एज अ बूल टाइप, ठीक है, टाइप ऑफ ANS। ये भी हमारे पास जो है वो बूलियन टाइप का जो है वो वेरिएबल बन जाता है, ठीक है। बूलियन हो गया, इंटीजर हो गया हमारे पास, और डेसिमल हो गया, स्ट्रिंग हो गया। अच्छा, स्ट्रिंग के ऊपर हमें काफी सारा काम करना है, तो हम बाकायदा स्ट्रिंग की हेडिंग बना के काम करते हैं ताकि हमारा ये टॉपिक पूरा स्ट्रिंग का ही रहे। स्ट्रिंग, हम एक स्ट्रिंग जो है वो डिफाइन हमने फॉर एग्जांपल नेम नाम का स्ट्रिंग किया है, नहीं किया, हम नेम नाम का एक स्ट्रिंग जो है वो डिफाइन कर दिया हमने, ठीक है। स्ट्रिंग, अच्छा, पाइथन में हर चीज जो है वो एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है। ये जो मैंने नेम क्रिएट किया है ये भी एक ऑब्जेक्ट क्रिएट हुआ है जिसकी क्लास जो है ना वो स्ट्रिंग होगी। अगर मैं इसको प्रिंट करके जो है नेम लिखूं तो ये मुझे दिखाएगा इसकी, सॉरी, टाइप को प्रिंट कराऊं तो यू विल सी कि इसकी जो है क्लास जो है वो कौन सी है, स्ट्रिंग है। यानी कि ये जिसमें जैसे स्ट्रिंग डेटा आया है तो ये समझ गया है कि इसने एक ऑब्जेक्ट क्रिएट किया है। अभी बाद लोगों ने ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड नहीं पढ़ी होगी पहले कभी, तो एक इजाफी बात है, लेकिन खैर अभी छोड़ देते हैं इस बात को, ना ही करें तो अच्छा है। सर इसमें डबल कोटेशन और सिंगल कोटेशन का तो कोई फर्क नहीं पड़ता? अच्छा, इसमें पाइथन के अंदर दोनों वैलिड हैं स्ट्रिंग के लिए, डबल कोट भी और सिंगल कोट, ठीक है, दोनों जो है वैलिड है। अच्छा जी, और सर जिसके हम कोटेशन ना लगाएं तो वो कंपाइलर उसको यही समझेगा कि ये मेरे पास वेरिएबल आ रहा है। अच्छा, अगर मैं कोटेशन नहीं लगाऊंगा तो वो क्या समझेगा कि पाकिस्तान नामी कोई वेरिएबल है जिसकी वैल्यू असाइन हो रही है नेम को। अब जो वेरिएबल है तो मैं चलाऊंगा, क्योंकि वेरिएबल को मैं जानता नहीं ये कौन सा वेरिएबल है, मैंने तो देखा ही नहीं। ऐसा नेम पाकिस्तान इज नॉट डिफाइंड, ऐसा तो वेरिएबल आपने बनाया ही नहीं, ठीक है। तो ये आपके पास जो है वो, और खुदा ना खास्ता किसी वेरिएबल पे भी आपने कोटेशन लगा दिया तो वो वेरिएबल नहीं स्ट्रिंग की तरह ट्रीट होगा फिर। तो नेम क्योंकि स्ट्रिंग टाइप का है, डॉट लगाया मैंने, डॉट लगा के मैं टैब दबाता हूँ तो मेरे पास स्ट्रिंग, क्योंकि ऑब्जेक्ट है ना, मैं वाली बात करना नहीं चाह रहा लेकिन बार बार ऑब्जेक्ट वाली बात आ रही है अभी, कि उसके एसोसिएटेड सारे फंक्शंस जो हैं वो यहाँ पर हमें नजर आ रहे हैं। फॉर एग्जांपल मैंने कहा कैपिटलाइज का फंक्शन चला दो, अब मेरे पास आउटपुट जो है वो, ये तो ऑलरेडी कैपिटलाइज है, चलो मैं स्मॉल में कर देता हूँ इसको, ये इसको कैपिटल में कर दिया इसने, फर्स्ट लेटर कैपिटल, ठीक है। नेम और भी फंक्शंस हैं कैपिटलाइज के अलावा, केस फोल्ड, अगर जो भी इसमें केस लगा हुआ है उसको सीधा कर देगा, बिल्कुल सबको स्मॉल में कन्वर्ट कर देगा। टाइटल केस है, अपर केस है तो उसको खत्म करके सीधा कर देगा। नेम डॉट केस काउंट है, काउंट जो है वो हमें बताता है कि ये वेरिएबल्स नहीं कितने, मैंने इसमें बता दिया कि काउंट करो कि नहीं, ये स्पेसिफिक कैरेक्टर बताएगा कि ए बताओ कितनी दफा है, ऑकरेंस बताता है। तो अब मैंने कहा ना, अगर हमें फंक्शन की फंक्शनैलिटी का नहीं पता तो हम फौरन सिग्नेचर खोल लेंगे, ठीक है। इट इज द नंबर ऑफ ओवरलैपिंग occurrences of strings of string in a string, ठीक है। तो हम चेक कर लेते हैं, काउंट के अलावा हमारे पास
एंड्स विद है, क्या स्ट्रिंग में चेक करता हूँ ट्रू एंड फॉल्स बताएगा। स्ट्रिंग एंड्स विद एन, हाँ जी ट्रू बात है। एंड्स विद, अगर इस पे एंड नहीं हो रहा होगा तो ये फॉल्स रिटर्न कर देगा। नेम डॉट, और हमारे पास समझ में आने वाला क्या है, फाइंड है। फाइंड का सिग्नेचर चेक करें क्या करता है। मैंने कहा फाइंड बताओ इसमें फाइंड करो, तो ये मुझे उसकी पोजीशन बताएगा कि k का इंडेक्स पोजीशन जो है वो 2 है, यानी 0 पोजीशन, 1 पोजीशन और ये 2 पोजीशन। नेम डॉट, अच्छा फाइंड के बाद जो है और बताऊं काम वाला हम कर सकते हैं। लेंथ का फंक्शन नहीं है, लेंथ का अलग पाइथन का फंक्शन है जो स्ट्रिंग की लेंथ बताता है या किसी की भी लेंथ निकाल के देता है। अच्छा अपर केस है, लोअर केस है, स्ट्रिप जो है वो इस्तेमाल होता है। अभी मैं पहले करता हूँ, पहले अपर बता दूं, पूरे को अपर में कन्वर्ट करेगा। नेम डॉट लोअर जो है पूरे को लोअर में कन्वर्ट करेगा। ठीक है, इस तरह फंक्शन है। स्ट्रिप जो है वो क्या होता है, फॉर एग्जाम्पल मेरे पास जैसे मैंने ये बनाया था, यहाँ पर स्पेस हैगा और इधर भी स्पेस हैगा। ठीक है, अब स्ट्रिंग का साइज जो है ना वो बड़ा नजर आ रहा है मुझे। ऐसा कब होता है, जब किसी यूजर से इनपुट ले रहे हैं, उससे बोला भाई नाम डालो, उसने शुरू में जो है स्पेस डाल दिया। अब नाम मैच कर रहे हैं लेकिन वो मैच ही नहीं हो रहा है, लिखा हुआ तो सही है, मैच क्यों नहीं हो रहा, पता चला जी वो आगे पीछे स्पेस लगा दिया उसने, वो हमें नजर ही नहीं आ रहा। तो उससे पहले हम क्या करते हैं, स्पेस को खत्म करते हैं। हमने कभी नेम डॉट, ठीक है हमारे पास एल स्ट्रिप, ठीक है, ये क्या करेगा अभी देखो, लेफ्ट साइड से जो है स्ट्रिप कर दिया उसने, सारे स्पेस खत्म कर दी। अच्छा नेम डॉट हम करते हैं आर स्ट्रिप, सही है। आर स्ट्रिप जो है वो क्या करेगा, उसको राइट साइड से खत्म कर देगा। क्योंकि मैंने सेव नहीं किया था इसलिए वो लेफ्ट वाला भी आ रहा है। आपने ये नहीं कहिएगा कि एक वक्त में एक ही लग रहा है, लेफ्ट करेंगे तो राइट हो जाएगा, राइट करेंगे नहीं। अच्छा फिर उसके बाद एक सिंपल स्ट्रिप का फंक्शन भी है जिसको ये बताने की जरूरत नहीं है कि लेफ्ट करो या राइट करो, वो जहां भी स्ट्रिप मिल रहा है उसको दोनों तरफ की स्पेस को जो है उसने खत्म कर दिया। ठीक है, अच्छा जी, और भी स्ट्रिंग की फंक्शन है जो ज्यादा यूज हो रहे थे वो मैं देख रहा हूँ, फॉर्मेट है। अभी फॉर्मेट हम करते हैं, अभी फॉर्मेट कराता हूँ। और डेसिमल स्ट्रिंग डिजिट है, इज लोअर क्या करता है जरा चेक करते हैं। नेम इज लोअर ट्रू है, अगर वो कैपिटल होगा तो फिर वो जो है ना उसको फॉल्स कर देगा। अच्छा जी, तो स्ट्रिंग के बहुत सारे जो है ना ये फंक्शन है, स्ट्रिंग पूरी जो हमने कुछ तो इम्प्लीमेंट करके देख लिए। आप इसके बाकी जो है ना फंक्शंस इम्प्लीमेंट करके उसकी फंक्शनलिटी देख लीजिएगा। फंक्शन है कौन से, कैसे पता चलेगा, बिल्कुल स्ट्रिंग जो आपने लिया हुआ है डॉट डाल के जैसे टैब प्रेस करेंगे तो लिस्ट ऑफ फंक्शन जो है वो आपके पास नजर आ जाएगी। ठीक है, तो इससे जो है वो आपको पता चल जाएगा। ये काम हो गया हमारे पास स्ट्रिंग के हवाले से। अच्छा भी कॉन्कैटिनेशन, कॉन्कैटिनेशन क्या चीज होती है कि हम कॉन्कैटिनेशन के अंदर कि इसको सही कहें तो इसको क्या कहना चाहिए हमें, स्ट्रिंग कॉन्कैटिनेशन। ठीक है, स्ट्रिंग की कॉन्कैटिनेशन, और स्ट्रिंग कॉन्कैटिनेशन। ठीक है, फॉर एग्जांपल अब वही एक स्ट्रिंग बनाया मैंने, फर्स्ट नेम नाम लिखा मैंने, दूसरा नेम बनाया मैंने, लास्ट नेम, और मैंने इसको बोल दिया हुसैन। ठीक है, अब मैं प्रिंट करना चाह रहा हूँ या बनाना चाह रहा हूँ फुल नेम।
तो मैं क्या करूंगी, फर्स्ट नेम प्लस लास्ट नेम। यहाँ एक और चीज के जहन में आ गई, स्क्रीन स्ट्रक हो गई, स्ट्रक हो गई। अच्छा 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 जी, अभी बताएं आ रही है? स्टिल स्ट्रक है, स्ट्रक है। क्या करें, चलो मैंने स्टॉप कर देना, फिर वही पुराना वाला मसला आ जाएगा। जैसे ही हो जाए मुझे बताइएगा क्या अब क्या स्टेटस आ रहा है। सर ये रिफ्रेश करके देखते हैं। अब बताइए। यस अब आ रही थी, अब आ रही थी, अब आ रही है, आ रही थी। अब सही है सर। यस सर आ गई। ठीक, ओके 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 ओके। अच्छा अब हमने जो है फर्स्ट नेम और लास्ट नेम को क्या करना है, प्लस करना है। अच्छा देखो ये जो प्लस है, माइनस है, इक्वल टू का साइन है, जो अभी हमने यूज किए हैं, ये सारे के सारे क्या कहलाते हैं? अरिथमेटिक फंक्शन, अरिथमेटिक ऑपरेटर्स कहलाते हैं। ठीक है, ठीक। तो ये प्लस इज इक्वल टू प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई, डिवाइड, और भी बहुत सारे ऑपरेटर, लिस्ट ऑफ ऑपरेटर्स है। अच्छा ये प्लस ऑपरेटर जब हमने यूज किया था ऊपर, समझिएगा इसको यहाँ पर, तो ये प्लस ऑपरेटर ने क्या किया था भाई, दोनों वैल्यूज जो इसके अंदर थी उनको सम अप कर दिया था। ठीक है। अच्छा यहाँ पर जब ये प्लस ऑपरेटर यूज कर रहा हूं तो ये दोनों वैल्यूज को सम नहीं कर रहा बल्कि कॉन्कैटिनेट कर रहा है, ज्वाइन कर रहा है, ज्वाइन कर रहा है, कॉन्कैटिनेट कर रहा है। इसका मतलब जो है, इसका मतलब यह है कि इसके दो बिहेवियर सामने आ रहे हैं। ठीक है, यानी कि ये क्या कर रहा है, जब ये देख रहा है कि इसके पास ऑपरेंड, ये चीज क्या कहलाती है, जो वैल्यूज हम दे रहे हैं ये ऑपरेंड कहलाती है, और ये क्या कहलाता है, जब उसने देखा कि ऑपरेंड की टाइप जो है वो इंटीजर है तो वो उसने इनको सम कर दिया। जब उसने यहाँ पर देखा कि ऑपरेंड की टाइप जो है वो स्ट्रिंग है तो उसने इनको कॉन्कैटिनेट कर दिया। इसका मतलब ये कि ये डुअल बिहेवियर रखता है, और डुअल बिहेवियर का कॉन्सेप्ट जो है वो क्या कहलाता है फंक्शंस के अंदर, अगर थोड़ा सा पढ़ा हो, इसको ओवरलोडिंग कहते हैं। तो यहाँ पर असल में क्या हुई हुई है, ऑपरेटर ओवरलोडिंग हुई हुई है। ओवरलोडिंग क्या होती है कि एक ही चीज जो है वो मल्टीपल काम कर सके। ठीक है, तो यहाँ ये प्लस ऑपरेटर का जो है वो डुअल बिहेवियर सामने आ रहा है। इसका मतलब ये कॉन्सेप्ट है कि यहाँ पर ऑपरेटर ओवरलोडिंग हुई हुई है प्लस की। उन्होंने दो तरह से डिफाइन किया हुआ होगा उसको, और वो चेक करता होगा अगर प्लस के साथ जो है ना इंटीजर्स आ रहे हैं तो भाई ये वाला फंक्शनलिटी लगाना, और प्लस के साथ अगर स्ट्रिंग आ रहे हैं तो फिर ये वाली फंक्शनलिटी लगाना। अच्छा अब एक चीज और है कि भाई मेरे पास जो है ना एज भी है, मैं फुल नेम में प्लस एज कर दूं,
ये तो हमें समझ में आ गया कि 2 इंटीजर होंगे सम अप हो जाएंगे और 2 स्ट्रिंग होंगे तो ऐड अप हो जाएंगे। अब ये फुल नेम जो है हमारे पास, इसकी टाइप स्ट्रिंग की है, हमारे सामने आ रहा है, और एज जो है वो हमारे पास इंटीजर का है। क्या इन्होंने कोई ऐसा भी ओवरलोडिंग ऑपरेटर बनाया होगा जो इन दोनों को ऐड कर रहा होगा? दीगर लैंग्वेजेस में मैंने देखा है कि हो जाता है काम, लेकिन यहाँ पर जो है वो आपको एरर शो करेगा। ये आपको बता रहा है कैन ओनली कॉन्केटिनेट स्ट्रिंग टू स्ट्रिंग, स्ट्रिंग को स्ट्रिंग के साथ ही जोड़ सकता हूँ, इंटीजर के साथ नहीं जोड़ सकता। ठीक है, तो अब अगर मुझे जोड़ना ही है तो फिर क्या करूं? अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले एक कॉन्सेप्ट बताया था, टाइप कास्टिंग। मैंने आपको बताया था कि आप इस एज को क्या कर देंगे, अपने पास थोड़ी देर के लिए स्ट्रिंग बना के रख देंगे, स्ट्रिंग का रैपर चढ़ा देंगे। अब ये हमारे पास जो है ना, जो भी एज होगी वो भी इस स्ट्रिंग के साथ जो है वो कॉन्केटिनेट हो जाएगी। ये वेरिएबल मेमोरी में जो है ये स्ट्रिंग नहीं हुआ है, बल्कि सिर्फ इस जगह पे जो है वो क्या करेगा, ये एज जो है वो कॉन्केटिनेट कर देगा, एज को यहाँ पर टाइप कास्ट कर देगा। ठीक है जी, ये बात समझ में आ गई सबको कि कभी भी ये एरर अक्सर आ जाते हैं टाइप। सर इसकी डिफॉल्ट फंक्शनैलिटी यानी अभी भी इंटीजर की रहेगी एज की? हाँ, ये जहाँ डिफाइन हुआ तो इंटीजर रहेगी। ये सिर्फ यहाँ थोड़ी देर के लिए क्या हुआ, एज में उसमें कन्वर्ट हो गया। मैं यहाँ दोबारा टाइप चेक करूँ एज की, तो वो मेरे पास इंटीजर ही आएगी। ठीक है, ठीक है जी, बात समझ आ गई है? ओके सर, यस क्लियर। अच्छा, ये अब हम कहाँ तक पहुंच गए? हम पहुंच गए यहाँ तक, हमने टाइप कॉन्केटेनेशन, स्ट्रिंग कॉन्केटेनेशन तो हमने देख लिया। स्ट्रिंग फॉर्म जो है ना वो देखते हैं। स्ट्रिंग का एक फंक्शन होता है फॉर्मेट का, जिससे स्ट्रिंग जो है वो फॉर्मेट की जाते हैं। जैसे मैं फॉर एग्जाम्पल, अच्छा इससे पहले मैं एक आपको जो है ना वो भी बताता हूँ कि यूजर से इनपुट जो है ना वो हम कैसे ले लेते हैं कंसोल के ऊपर। कि भाई हमने कहा भाई यहाँ पर नेम क्यों रख रहा हूँ, मैं यूजर से उसका नाम पूछने वाला हूँ। टेल मी योर नेम, या टेल चाहिए था टाइप योर नेम। ठीक है, टाइप योर गुड नेम। क्या किया हमने, इनपुट का फंक्शन इस्तेमाल किया है और स्क्रीन पे आएगा और वो वैल्यू डालेगा। वो वैल्यू जो इनपुट करेगा वो कौन से वेरिएबल में स्टोर हो जाएगी, वो नेम नामी एक वेरिएबल में स्टोर हो जाएगी। ठीक है, आगे मैंने कहा भी कि नेम के साथ जो है अब आप एक और इनपुट दे दें। फॉर एग्जाम्पल आप एज इनपुट दे दें, इनपुट टाइप योर एज, एज जो है वो भी टाइप करें। अभी पहले इसको चला के देख लेते हैं कैसा नजर आता है। ये यूं नजर आता है, टाइप योर गुड नेम। ठीक है, फिर एंटर किया, टाइप योर एज, फिर एंटर किया। ये आपके पास जो है ना इस तरह चल रहा होगा। ये कंसोल पे आप यूजर से इनपुट मांग रहे हैं अपने प्रोग्राम के अंदर वैल्यूज डालने के लिए। अब मैं क्या करता हूँ, मैं जब ये दोनों चीजें ले लेता हूँ तो एक स्टेटमेंट जो है ना वो फॉर एग्जाम्पल में प्रिंट कराता हूँ। यहाँ पर मैं अब पहले मैं इसको कॉन्केटिनेशन से करूंगा, फिर स्ट्रिंग फॉर्मेशन से करूंगा। ठीक है, तो पहले कॉन्केटिनेशन से करता हूँ। तो कॉन्केटिनेशन में क्या होगा भाई, योर नेम इज नेम का वेरिएबल होगा, एंड योर एज इज एज होगा। क्या अब मुझे अगर कॉन्केटिनेट करना होगा तो मैं ये अलग स्ट्रिंग बनाऊंगा, योर नेम इज
फिर इसके साथ में कॉन्केटिनेट करूंगा इस नेम के वेरिएबल को। तो अब ये क्या बन जाएगा, योर नेम इज नेम। एंड फिर ये एक अलग स्ट्रिंग बनाऊंगा, एंड योर एज इज, और इसके साथ फिर एज को कॉन्केटिनेट कर दूंगा। अच्छा जी, तो ये बन गया योर नेम इज, इधर एक स्पेस डालता हूँ ताकि इसके बाद स्पेस आए, इधर एक स्पेस डालता हूँ ताकि एंड से पहले स्पेस आए, इधर इसके बाद स्पेस। अब ये मैं एग्जीक्यूट करता हूँ। अच्छा जी, स्क्रीन शेयर नहीं हो रही, स्क्रीन शेयर नहीं हो रही। अब चेक करें, अभी अपने पास यहाँ से तो शेयर है अपना, हाँ अपना, ठीक। अब ये हमने इसको चलाया, सर, अब हो रही है या अपना गुड नेम बताएं, मैंने कहा जी ये हो गया। अपनी एज बताएं, मैंने कहा जी फॉर एग्जाम्पल ये हो गया। अब ये स्ट्रिंग मेरे पास कॉन्केटिनेट होके सामने आ गया। अच्छा, इसमें एक सवाल है कि एज हमारी कैसी टाइप है। एज में हमने वैल्यू कैसी डाली है भाई, इंटीजर टाइप वैल्यू डाली है। अभी तो हमने कहा था कि इंटीजर जो है वो स्ट्रिंग के साथ कॉन्केटिनेट नहीं होता, तो फिर इस स्ट्रिंग के साथ ये एज जो है वो क्यों कर कॉन्केटिनेट हो गई, पहली बात। ठीक है, तो उसका जवाब ये है कि भाई यूजर इनपुट फ्रॉम कंसोल इज ऑलवेज अ स्ट्रिंग। यूजर का जो इनपुट है कंसोल पे वो क्या है भाई, हमेशा क्या होगा, स्ट्रिंग होगा, चाहे वो नंबर ही क्यों ना डाले। हमने जो 12 डाला है, 12 डाला है, ये 12 हमें नजर तो इंटीजर आ रहा है, लेकिन बेसिकली ये इसकी टाइप क्या है, स्ट्रिंग टाइप है। जब भी यूजर से इनपुट लेंगे उसकी टाइप हमेशा जो है वो क्या होगी, स्ट्रिंग टाइप होगी। आप चाहें तो यहाँ पर जो है चेक करके देख लें, प्रिंट टाइप ऑफ एज। तो अब जो भी एज में डालूंगा उसकी टाइप जो है मैं देखता हूँ। ठीक है, तो एज की क्लास जो है वो स्ट्रिंग आ रही है। तो ये बाय डिफॉल्ट एक बिहेवियर है जो मैंने हर जगह ही देखा है कि यूजर से कंसोल पे जो भी इनपुट लेते हैं वो हमेशा स्ट्रिंग टाइप होता है। इस वजह से ये कॉन्केटिनेट जो है वो हो गया। आपको कोई एरर जो है वो शो नहीं है। स्क्रीन मेरी तरफ से तो शेयर है, बाकी लोग बताएं। जी जी सर, आ रही है, आ रही है सर। अच्छा, एज को अगर मैं टाइप कास्ट कर दूं, सर मुझे नहीं नजर आ रही आगे। बेटा आपके अपने इंटरनेट का इशू होगा ना, और म्यूट भी कर लें। अच्छा, इंट मैंने यहाँ पर इसको जो है वो क्या कर दिया, एज को टाइप कास्ट कर दिया। अब एज जो है वो क्या हो गई, यहाँ पे एज के वेरिएबल में एज अ इंटीजर जाएगी। अब ये यहाँ पे एरर जो है वो थ्रो करेगा। ठीक है, अब ये एरर थ्रो करेगा कि कैन ओनली कॉन्केटिनेट स्ट्रिंग नॉट इंटीजर। तो आपने ख्याल रखना है कि जो वैल्यूज इंटीजर होती हैं उनको यूजर इनपुट पे ही आप इंटीजर में कन्वर्ट कर लें। ठीक है, क्योंकि अगर एज किसी की बढ़ानी है, कम करनी है, प्लस करना है, माइनस करना है, कहीं कोई ऑपरेशन में मैथमेटिकल परफॉर्म करना है, तो वो आप नहीं कर पाएंगे फिर अगर वो स्ट्रिंग फॉर्म में होगा। तो अब यहाँ एक इजाफी काम हमें करना पड़ेगा, इसको हमने रैपर जो है वो लगाना पड़ेगा। तो अब ये मसला जो है वो हमारा हल हो जाएगा। ठीक है, और हमारी जो ओरिजिनल टाइप इंटीजर है वो मेंटेन हो रही है। हम एज को अब कहीं कोई प्लस माइनस करना चाह रहे हैं तो वो आराम से इंटीजर पे कर सकते हैं। अच्छा, ये काम अभी हमने किया है कॉन्केटिनेशन के थ्रू। मैंने कहा था कि हम जो है वो स्ट्रिंग फॉर्मेशन जो है वो पढ़ने जा रहे हैं, स्ट्रिंग फॉर्मेशन या फॉर्मेटिंग, कुछ भी कह लें उसको। तो स्ट्रिंग फॉर्मेटिंग में हम ये सिमिलर काम करेंगे, उससे हमें थोड़ी बहुत आसानी जो है वो हो जाती है। ये मैंने पूरा कोड ले लिया। अब मैं यहाँ पर जो है ये सारी कॉन्केटिनेशन वाली
कहानियां जो है यहाँ से हटा देता हूँ, तो बार बार मुझे जो है वो प्लस माइनस करना पड़ रहा है, टाइप कास्ट करना पड़ रहा है, इससे बाहर निकल आते हैं। अब ये हमारा स्ट्रिंग है, ठीक है। हम क्या करने चाह रहे हैं, हमारा ये नेम है और एज के वेरिएबल है, इसमें वैल्यू आएगी यूजर से हमें प्रिंट करानी। तो योर नेम इज, जहां नेम आना है मैंने वहां पे क्या कर दिया, एक प्लेस होल्डर बना दिया, ये कर्ली ब्रैकेट लगा के छोड़ दिया। और यहाँ एज आनी है, यहाँ पर भी मैंने प्लेस होल्डर लगा के छोड़ दिया, ठीक है। ये मेरा पूरा स्ट्रिंग है, ठीक है। इस स्ट्रिंग को, इस स्ट्रिंग का एक फंक्शन होता है, स्ट्रिंग के ऊपर एक फंक्शन होता है डॉट फॉर्मेट, दैट इज फॉर्मेट। फॉर्मेट करते हुए मैंने ब्रैकेट लगाया फंक्शन के। अब मैं कह रहा हूं कि नेम का वेरिएबल यहाँ रख दिया है और एज का वेरिएबल यहाँ रख दिया। अब ये क्या करेगा, ये स्ट्रिंग है, फॉर्मेट पहले प्लेस होल्डर में पहली वैल्यू भेजेगा, दूसरे प्लेस होल्डर में दूसरी वैल्यू भेज देगा, ठीक है। इसको रन करते हैं। ये आपका काम जो है वो उसने कर दिया है। नेम जो है उठा के पहले प्लेस होल्डर में डाल दिया है और एज जो उठा के उसने दूसरे प्लेस होल्डर में डाल दिया। अच्छा, इसका पोजीशन भी होती है, ये 0 पोजीशन कहलाती है और ये 1 पोजीशन कहलाती है। तो अगर पोजीशन के हिसाब से उठाऊं और यहाँ पर 0 लिख दूं और यहाँ पे 1 लिख दूं, तब भी पोजीशन अगर मेंशन करूंगा तो दैट्स वेरी गुड। ये पोजीशन मैंने क्यों बता दी है यहाँ पर, उसकी वजह यह है कि अगर आपके पास वेरिएबल्स कम हैं, ये तो अभी 2 वेरिएबल थे और 2 प्लेस होल्डर थे, तो वो ऑटोमेटिकली अपनी अपनी जगह पे चले गए, ठीक है। अब मैं यहाँ पे लिख देता हूँ एंड half of my age is, मेरी, मैं क्या करता हूँ फिर डबल कर लेता हूँ ज़्यादा, एंड डबल ऑफ माई एज इज, मेरी एज का डबल क्या होगा। अब मुझे यहाँ पर यही एज वाला रिप्लेस करना है ना। अब अगर मैं इसको एम्प्टी छोड़ूंगा तो इसको तीसरी वैल्यू तो नहीं मिलेगी, तीसरी वैल्यू कहाँ से भेजेगा, ठीक है। तो देयर इज एन इशू। अब मैं क्या बोलता हूँ इसको कि भी यहाँ पर जो है ना क्या डाल दो, 1 ही डाल दो, क्योंकि एज ही आएगी और अभी तो सिमिलर वही एज आ जाएगी जो मैंने यहाँ पर इसको दी है। जब मैंने नाम में वो डाल दिया और ये डाल दी, सॉरी दोबारा चलाता हूँ, ठीक है। नाम ये है, एज जो है वो 10 साल है, ठीक है। योर नेम इज फहद एंड योर एज इज 10 एंड डबल ऑफ माई एज इज, योर एज होना चाहिए, ठीक। एज इज, ये इसको डबल कर लेंगे। और डबल कैसे करेंगे, ठीक है। अच्छा जी, डबल कैसे करेंगे, अच्छा मल्टीप्लाई बाय 2 कर दोगे, टाइप योर नेम, ठीक है। ये नाम टाइप किया, योर एज इज 23 की एरर, 1 मल्टीप्लाई बाय 2 नहीं मिल रहा। इस वैल्यू को यहाँ मुझे मल्टीप्लाई बाय 2 करके एक और स्ट्रिंग में डालना पड़ेगा, ऐसी जुगाड़ करनी पड़ेगी। नासिर आप जो है ना एज प्लस एज कर सकते हैं, जी जी, फॉर्मेट है ना, फॉर्मेट के मेथड में कर लें 2 मल्टीप्लाई बाय एज। हाँ, लेकिन वो फिर हर जगह के लिए जो है ना वो हो जाएगा, हाँ वो हर जगह के लिए हो जाएगा। हम चाह रहे हैं कि वहां से वैल्यू यहाँ पर है। चले इसको देख, क्या करना चाह रहा था मैं, मल्टीप्लाई बाय 2 डालना चाह रहा था, ट्राई करता हूँ शायद इससे हो जाए। कभी किया नहीं एकदम से, ये आ गई ये बात तो हमने कर ली है। नहीं नहीं ऐसे नहीं होगा, ये स्ट्रिंग है ना, हाँ चलें, अभी फिलहाल हम इसको एज ही इस्तेमाल कर लेते हैं, इसको देख के फिर स्टडी करके जो है ना वो बता देंगे। गलत पढ़ने से बेहतर है सही पढ़ लिया जाए, थोड़ी सी मेहनत करके सर्चिंग कर ली जाए। अभी खैर अब इससे ये तो आपको समझ में आ गया कि जितने प्लेस होल्डर लगाते जाऊंगा उसके अंदर उसका इंडेक्स डालते जाऊंगा, तो वो वैल्यू मैं शायद ये इधर भी 1 कर दूं तो तीनों जगह पे जो है ना वो एज ही मुझे नजर आएगी, क्योंकि मैंने
इधर भी 1 डाला है या 0 0 डाल दो, तो जो भी प्लेस होल्डर आप डालेंगे वो जो है वो यहाँ पर आपको वैल्यू जो देता रहेगा। इससे फायदा ये है कि आपको एज को टाइप कास्ट भी नहीं करना पड़ा। सबसे मजे की बात यह है कि अगर हम यहाँ तक की बात करें तो हमारे एज की हमें टाइप कास्टिंग भी नहीं करनी पड़ेगी। स्ट्रिंग अगर बहुत बड़ा होता है, कॉन्केटिनेशन करने बैठो तो प्लस 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 करते करते ही जो है ना वो आप थक जाएंगे। इससे फायदा ये हो रहा है कि और टाइप कास्ट का ख्याल भी रखना पड़ेगा कि यहाँ एज जो है इंटीजर थी, यहाँ मुझे इसको टाइप कास्ट भी करना नहीं पड़ा, उसने एज अ वैल्यू जो है उसको उठा के दिखा दिया। अच्छा, स्ट्रिंग फॉर्मेटिंग के लिए जो है एक इससे भी आसान तरीका है, चलें वो भी कर ही लेते हैं। बिल्कुल सेम है, ये डॉट फॉर्मेट भी हटा देंगे और आसान कर देते हैं। यहाँ पर जो है ना प्लेस होल्डर के अंदर जो भी आपको वेरिएबल डालना है वो डायरेक्ट वेरिएबल पास कर दें, फॉर्मेट के फंक्शन को इस्तेमाल करने की जरूरत नहीं है। बस सिर्फ यहाँ स्ट्रिंग के शुरू में, जहाँ स्ट्रिंग शुरू हो रहा है यहाँ स्मॉल f जो है वो आप लिख देंगे तो वो उसको अलार्म मिल जाएगा कि स्ट्रिंग फॉर्मेशन आनी है, और ये कर्ली ब्रैकेट लगे प्लेस होल्डर है, इसके अंदर वैल्यूज जो है वो वेरिएबल से निकाल कर लानी है। डॉट फॉर्मेट भी हटा दिया, उस ब्रैकेट भी हटा दी, उसकी सब हटा दी, डायरेक्ट जो है ना वो अब आपके लिए फॉर्मेट जो है वो कर देगा भाई। ठीक है, तो ये आपको जो है इसने यहाँ पे फॉर्मेट बिल्कुल वही वाला काम करके दे दिया है और आपसे जो है वो कोई चीज जो है वो ऐसे नहीं मांग रहा है। ठीक है, तो ये 3 तरीकों से फॉर्मेटिंग है। और भी फॉर्मेटिंग के परसेंटेज साइन के साथ जो फॉर्मेटिंग होती है पाइथन 2 जो थी उसके अंदर इस्तेमाल होती थी और अभी भी होती है, वो एक्सप्लोर करना चाहे तो उसको कर लीजिएगा, वरना स्ट्रिंग का जो है वो कॉन्सेप्ट फॉर्मेटिंग का यहाँ से ये हम कर सकते हैं। तो 3 तरीकों से हमने देख लिया। कॉन्केटिनेशन से भी हम स्ट्रिंग बना रहे थे लेकिन वो वैल्यूज का कॉन्केटिनेशन था, और हमने यहाँ पर जो है वो फॉर्मेट से जो है वो करके देखा। इसमें 2 तरीके हैं, डॉट फॉर्मेट का भी हमने इस्तेमाल किया और यहाँ पर हमने एफ का जो है ये ऑपरेटर कह लें, इसको पता नहीं क्या कहेंगे, वो भी इस्तेमाल कर लिया। ठीक है, तो स्ट्रिंग फॉर्मेशन और कॉन्केटिनेशन ये हमने देख लिया। अब यूजर इनपुट हमने देख लिया। ऑपरेटर्स हमारे पास जो हैं वो कौन कौन से हैं, प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड ये हमने देख लिया, ये आपको आते भी हैं। फॉर एग्जांपल हम यहाँ पर एक वैल्यू 1 क्रिएट कर लेते हैं, बल्कि चलो हार्ड कोड कर ले वरना मैं यूजर से लेने का सोच रहा था। वैल्यू 1 में एक वैल्यू डाल दी है, वैल्यू 2 में एक वैल्यू डाल दी है हमने 10। 2 वैल्यूज है हमारे पास, 2 वैल्यूज पे क्या हो सकता है अभी, वैल्यू 1 प्लस ऑपरेटर लग सकता है, वैल्यू 2 सही कर दो, वैल 1 वैल 2। ठीक है, प्लस ऑपरेटर के बारे में सबको मालूम है, ये प्लस कर देता है। माइनस ऑपरेटर के बारे में सबको मालूम है, ये माइनस कर देता है। ठीक है, इसके साथ साथ मल्टीप्लाई ऑपरेटर के बारे में सबको मालूम है, ये मल्टीप्लाई कर देता है। ठीक है, इसके अलावा डिवाइड ऑपरेटर के बारे में भी हमें मालूम है कि डिवाइड ऑपरेटर भी जो है वो डिवाइड कर देता है। अच्छा, डिवाइड जब हमने किया है तो आपके पास आंसर जो है 12 डिवाइडेड बाय 10 1.2 फ्लोटिंग डिवीजन में आ रहा है। इसका ध्यान में रखिएगा कि बाय डिफॉल्ट द डिवीजन इज फ्लोटिंग डिवीजन। ठीक है, बाय डिफॉल्ट जो हमारी डिवीजन है वो फ्लोटिंग डिवीजन है। अगर आपको इंटीजर डिवीजन करनी है उसके लिए डिवीजन का एक और ऑपरेटर है, दैट इज डबल स्लैश लगा दिया, डबल डिवाइड। ठीक है, वैल 1 वैल 2, तो ये आपके पास जो है वो इंटीजर डिवीजन करेगा। ठीक है, डेसिमल पार्ट जो है वो नहीं शामिल करेगा। तो प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड ये कॉमन ऑपरेटर थे जो हमने देख लिए, और
सिंगल डिवीजन से फ्लोटिंग में आंसर आएगा और डबल डिवीजन से आपके पास इंटीजर में आंसर आएगा। ठीक, अच्छा, ये तो कॉमनली यूज ऑपरेटर है। अब कुछ अनकॉमन ऑपरेटर्स देखते हैं, जैसे कि हमारे पास जो है वो परसेंटेज साइन है। ये परसेंटेज साइन जो है ये हमारे पास क्या कहलाता है, ये हमारे पास मॉड्यूलो ऑपरेटर कहलाता है। ठीक है, मॉड्यूलो ऑपरेटर क्या करता है, मॉड्यूलो ऑपरेटर करता है रिटर्न्स रिमाइंडर ऑफ द डिवीजन ऑपरेशन। डिवीजन ऑपरेशन में जो रिमाइंडर होता है वो मॉड्यूलो ऑपरेटर जो है हमें रिटर्न करता है। अच्छा, कैसे? तो ये तो सबको मालूम है ना कि जब हम डिवाइड कर रहे होते हैं हमारे पास क्या क्या चीजें होती हैं। डिविडेंड होता है, डिवाइजर होता है, रिमाइंडर होता है, कोशेंट होता है। ये जो चीज हमारे पास आ रही है डिवीजन ऑपरेटर के बाद, ये कोशेंट होती है। सबको ये बात क्लियर है, या मैं इसको यहाँ बता दूं क्योंकि थोड़ी सी कभी कभी भूल गए होते हैं, पढ़ाओ तो होता है। ठीक है, अब जब हम डिवाइड करने जाते हैं, फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ डिवीजन शो कर रहा हूँ, मैं 10 को जो है वो 3 से डिवाइड कर रहा हूँ, तो 3 3 जो है ना हमने पढ़ा 9 और इट गिव्स 1। तो ये हमारे पास जो है वो रिमाइंडर है, ये हमारे पास जो है वो कोशेंट है, और ये हमारे पास जो है वो डिवाइजर है, और ये जो हमारे पास वैल्यू है ये हमारा डिवाइडेंट है जिसको डिवाइड किया जा रहा है। ठीक है, तो जो नॉर्मल डिवीजन होती है ना वो हमें कोशेंट रिटर्न करती है। ठीक है, यानी जब 10 को हमने 12 को हमने 10 से डिवाइड किया 1.2 आया, 1.2 यहाँ आया होगा। तो नॉर्मल डिवीजन हमें कोशेंट रिटर्न करती है। अगर मुझे रिमाइंडर चाहिए क्योंकि वो कंप्लीट डिवीजन करती है, अगर मुझे कंप्लीट डिवीजन नहीं करनी, रिमाइंडर चाहिए कि भाई एक ही स्टेप करे वो डिवीजन का, 1 स्टेप, और उसके बाद जो है वो आपको जो भी रिमाइंडर बच रहा है वो डिफाइन रिटर्न कर दे। तो लाइक दिस कि हमने कहा अभी 15 का मॉड्यूलस हम ले लें 10 के साथ। ठीक है, तो 15 को अगर 10 के साथ डिवाइड करूंगा तो हमारे पास आंसर जो है वो 1 पॉइंट समथिंग आ जाएगा। लेकिन मैं मॉड्यूलो ऑपरेटर लगा रहा हूँ परसेंटेज के साइन वाला, तो ये हमारे पास जो है वो इन दोनों में से जो इसके डिवीजन के जैसे ही पड़ेगा 10 और रिमाइंडर जो है वो 5 बच जाएगा। पहली बार में जो रिमाइंडर बचेगा वहीं पर ये जो है वो रोक देगा हमें। तो ये 5 जो है वो एज अ रिमाइंडर जो है हमारे सामने रिटर्न कर रहा है। ठीक है, तो मॉड्यूलो ऑपरेटर जो है वो ये आपके पास करता है रिमाइंडर रिटर्न करता है। मॉड्यूलो ऑपरेटर के बाद जो है हमारे पास डबल इक्वल्स का ऑपरेटर है जिसको हम इक्वालिटी कहते हैं, क्योंकि सिंगल इक्वल तो हमारा असाइनमेंट ऑपरेटर के तौर पे इस्तेमाल हुआ था। ठीक है, डबल इक्वल्स जो है वो इक्वालिटी को चेक करता है। 10 इज इक्वल टू 20 फॉल्स, 10 इज इक्वल टू 10, तो ये रिक्वेस्ट करके हमें जो है वो क्या रिटर्न करेगा, ट्रू रिटर्न करेगा। नॉट इक्वल का भी ऑपरेटर होता है। ठीक है, नॉट इक्वल क्या करता है, बिल्कुल इस तरह होता है। हम इसके अंदर एक साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन लगा देते हैं, ये हमारे पास ये बन जाता है, ये हमारे इक्वल टू था और ये हमारे पास नॉट इक्वल। 10 नॉट इक्वल टू 20, बिल्कुल सही बात है। 10 जो है वो 20 के इक्वल जो है नहीं है। ठीक है, इक्वल टू हो गया, नॉट इक्वल टू हो गया। अच्छा, और बूलियन ऑपरेटर जो है, लॉजिकल ऑपरेटर्स, वो हमारे पास है जिसमें हमारे पास ग्रेटर देन है। अच्छा, ये भी बूलियन ही रिटर्न कर रहे हैं, ये भी इसको बूलियन ही ट्रीट कर सकते हैं लॉजिकली। ठीक है, ग्रेटर देन, लेस देन, ठीक है, ग्रेटर देन, इक्वल टू, लेस देन, इक्वल टू। ठीक है, और ये ऑपरेटर्स जो है या जितने भी हैं ये आपको ट्रू एंड फॉल्स में जो है वो रिजल्ट जो है वो रिटर्न करते हैं। अच्छा,
इनको देख लीजिएगा, जब बुक क्लियर करूंगा वहां से भी सारे ऑपरेटर्स को देख लीजिएगा। और मैं ये बड़े कॉमन है, यूज तो हमने किए, बस जहन में ये रखना है कि इनका जो रिटर्न रिजल्ट है वो बूलियन की फॉर्म के अंदर जो है वो आता है। हमारे पास लॉजिकल ऑपरेटर्स जो एंड ऑपरेटर और ऑपरेटर हम पढ़ते हैं, गेट्स जो अगर किसने गेट्स पढ़े हो तो वो भी हमारे पास है। नॉट गेट के लिए हम नॉट ऑपरेटर जो है इस्तेमाल करते हैं, एंड के लिए हम एंड ऑपरेटर इस्तेमाल करते हैं, और के लिए हम और ऑपरेटर इस्तेमाल करते हैं। ये भी हम आज अगली जब हम कोडिंग कर रहे होंगे सिनारियोस में फिर हम वहाँ यूज करके देख लेंगे। अभी सिर्फ एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि ये ऑपरेटर जो है वो हमारे पास मुख्तलिफ जो है वो मौजूद है। ठीक है, ऑल कंडीशंस ट्रू होनी चाहिए, और के लिए एक कंडीशन ट्रू होनी चाहिए, जो भी रिजल्ट है उसको उलट कर देता है नॉट। तो ये ऑपरेटर्स की लिस्ट हमारे पास जो है वो ये भी मौजूद है। ग्रेटर देन, लेस देन, ग्रेटर देन, इक्वल टू, लेस देन, इक्वल टू, नॉट इक्वल टू, और ये हमने करके देख लिया। ठीक है जी, तो आज तक का हम टास्क लेके चले थे कि हमें ये चीजें जो है पढ़नी है, प्रिंट, वेरिएबल्स, डेटा टाइप्स, कॉन्कैटिनेशन, स्ट्रिंग फॉर्मेशन, यूजर इनपुट और ऑपरेटर्स। तो यहाँ तक हम पहुंच गए अल्हम्दुलिल्लाह। थोड़ी बहुत इंटरप्शन हुई, तो माइक्रोसॉफ्ट टीम भी मेरे लिए भी नया था, पहले यूज नहीं किया था। कोई सवाल आप लोगों का है तो आप पूछ सकते हैं। अब आखिरी हमारे पास कुछ मिनट है, उसमें हम क्वेश्चनिंग जो है अपनी कर सकते हैं। सर एक क्वेश्चन। जी जी सर ये अगर हमारे ये स्ट्रिंग लाइन में एक स्लैश आ जाए, हम उसे प्रिंट कराना चाहें। हाँ, ये अच्छी बात इन्होंने की कि भाई स्ट्रिंग जो है वो स्लैश तो फौरन क्या समझता है कि भाई ये एस्केप कैरेक्टर जो है ना वो आ गया। अगर मैं इसको यूं कह लूं, हेलो, और मैं अभी स्लैश दिया, मैं अभी क्या करेगा ये, अभी तो ये ऐसे ही ले लेगा। सिंगल को अब सिंगल कोड ऐसा होता है कि फॉर एग्जांपल मैं अपना स्ट्रिंग जो है यूं लिख रहा हूँ, सिंगल कोड से लिख रहा हूँ। यहाँ मसला है कि यहाँ पर ये हमें हाइफन यूज करना है, लेकिन इंटरप्रेटर के लिए मसला क्या है कि वो यहाँ से समझ रहा है कि यहाँ स्ट्रिंग शुरू हो रहा है, और यहाँ पे स्ट्रिंग जो है उसने हाइफन को समझा कि स्ट्रिंग जो है वो क्या हो गया, खत्म हो गया। तो ऐसे केस में फिर आप क्या करेंगे कि आउटर साइड जो है ना वो क्या इस्तेमाल कर लेंगे, डबल कोड इस्तेमाल कर लेंगे। इनर जो है ना वो आप सिंगल कोड इस्तेमाल कर लेंगे। तो यूं से जो है ना वो वाला काम जो है इसमें चल जाएगा। ठीक है, अगर मुझे अंदर कोई चीज जो है ना डबल कोट्स में डालनी है, ठीक है, जैसे किसी का नाम है या कोई चीज है उसको डबल कोट में डालना है, तब भी फिर वही, और बाहर भी डबल कोड है, तो फिर आसान काम तो ये है कि उसको बाहर वाले को सिंगल कोड कर ले, अंदर वाले को जो है ना डबल कोड में डाल लें, काम चल जाएगा। वैसे उसका भी जो है ना वो एक तरीका होता है कि अंदर कैसे जो है ना कोड किया जाए, कोड की फॉर्म में अंदर जो है ना हमारा स्ट्रिंग आ जाए। अच्छा जी, और कोई इशू? अच्छा, इसमें मैं ऐड करना चाह रहा हूँ नासिर। जी 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 जी, आप बैकस्लैश लगा के ना बैकस्लैश कोटेशन लिखेंगे तो आ जाएगी कोटेशन। अच्छा, वो मेरे अब सोच तो रहा था, मेरे जहन में आ नहीं रहा था, मैंने कहा चले क्या था वो, जैसे प्रिंट, हाँ बता देता हूँ मैं, ये प्रिंट के है अंदर जो है, जी जी आप बता दें। प्रिंट, अच्छा क्या बता रहे थे नुमान भाई, बैक स्लैश लगा के अगर मैं नुमान भाई हैं साथ में? सिंगल कोड, अच्छा सॉरी मैं म्यूट हुआ था। बैकस्लैश कोटेशन लगा दें, बैकस्लैश कोटेशन लगा, कोटेशन, डबल कोटेशन सिंगल जो भी लगाना चाहे चल जाएगा।
अच्छा अब इसके अंदर मैं लिख लेता हूँ भी, कोई चीज पास कर देता हूँ, ठीक है। हाँ, और फिर आखिर में भी बैकस्लैश लगाना होगा। अच्छा जहाँ पे ये खत्म हो रहा है, सही। बैकस्लैश आखिर में नहीं लगाया आपने? स्ट्रिंग के आखिर में लगेगा, इधर लगेगा? नासिर के बाद कोटेशन है ना, उससे पहले बैकस्लैश लगेगा, कोटेशन से पहले। नासिर के साथ कोटेशन है, उसके साथ बैकस्लैश। ये जो है ना आपका, ये सीन जो है वो इस तरह करके आप जो है वो कोटेशन बीच में डाल सकते हैं, ठीक है जी। और कोई क्वेश्चन? जी स्टूडेंट्स, कोई क्वेश्चन आपका है तो आप पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह रिकॉर्डिंग जो है आज या कल में आपको अवेलेबल हो जाएगी इस लेक्चर की। मैं टॉपिक मैंने सर मीटिंग थोड़ी लेट ज्वाइन की थी, क्या आप बता सकते हैं सर कि आज आपने टाइपकास्टिंग करवाई है या नहीं? कहाँ पर सर आज आपने टाइपकास्टिंग करवाई है या नहीं करवाई टॉपिक में? हाँ जी, टाइप कास्टिंग बहुत सारी जगह मैंने यूज करी है अभी जी। यूजर इनपुट लिया था, ये टाइप कास्टिंग कराया, इसको यहाँ पर टाइप कास्टिंग कराया, बहुत सारी जगह और भी एक दो जगह ऊपर टाइप कास्टिंग। जी बोले सर ये थोड़ा सा बता देंगे कि किस तरह हम वेरिएबल की वैल्यू की डाटा टाइप चेंज करते हैं यहाँ पाइथन में? मुझे आपकी आवाज जो है ना वो समझ में नहीं आई है, कोई और रिपीट करे, शोर बहुत है ना। मैं रिपीट कर देता हूँ। ये कह रहे हैं कि किस तरीके से टाइप कास्टिंग होती है, एक दफा एक्सप्लेन कर दें। भाई टाइप कास्टिंग के लिए जो है ना, आप अगर कोई वैल्यू जो है वो इंटीजर है, ठीक है, उसको मैं फ्लॉट में करना चाहूँ तो मैंने उसके ऊपर फ्लॉट का जो है ना रैपर लगा दिया और वो वैल्यू फ्लॉट हो गई। कोई वैल्यू अगर मेरे पास जो है फॉर एग्जांपल 10.6, ये हमारे पास फ्लॉट में वैल्यू है, अगर मैं इसके ऊपर इंटीजर का रैपर लगा दूं तो ये आपके पास इंटीजर में टाइप कास्ट जो है वो करके दिखा दे। तो जो रैपर है वो लगाना है अपने फ्लॉट का और इंटीजर का, टाइप कास्टिंग जो है वो हो जाती है। एनीथिंग एल्स? जी सर शुक्रिया। अच्छा सर ऊपर थोड़ा सा कोड भी था, उसमें आप एंड पे ना एंगल ब्रैकेट्स के अंदर क्लास और क्लास के आगे आई थिंक सो आपने इंट वगैरह लिखा हुआ था सर, वो थोड़ा सा बता दें कि वो क्या था? ये वाला एंड पे एंगल ब्रैकेट्स के अंदर ये स्क्रीन पे देखें जी सर, ये क्लास इंट लिखा हुआ है सर सिंगल कोट के अंदर। क्लास इंट नहीं, ये मैं आप ठीक है, ये मैं आप लोगों को बता रहा था कि जो भी यूजर से इनपुट लेते हैं वो स्ट्रिंग टाइप का होता है। अगर मैंने इसकी टाइप चेंज कर दी है, इंटीजर में टाइप कास्ट कर दिया है, तो मैंने यहाँ उसकी टाइप को प्रिंट कराया है, तो प्रिंट का ये आउटपुट आ रहा है क्लास इंट। मैंने कहा भी एज जो वेरिएबल है इसकी टाइप जरा प्रिंट करो, तो बता रहा है इसकी टाइप जो है वो ये इंट क्लास से बिलोंग करता है, ठीक है, ये इंट क्लास से बिलोंग करता है। ये इस वाले स्टेटमेंट का आंसर है, समझ, ठीक है सर। यहाँ पे जो योर नेम इज या नहीं आया, अगर मैं इसको हटा दूंगा, ये एफ का क्या यूज है, इसका जरा कांसेप्ट समझा दें। ये प्रिंट एफ जहाँ पे आपने ये अभी ठीक है, ये मैंने अभी आपको बताया था। हमने टॉपिक पढ़ा है स्ट्रिंग फॉर्मेटिंग का। फॉर्मेटिंग करने का तरीका ये था कि डॉट फॉर्मेट लगा के आप जो है यहाँ वेरिएबल्स रख देते हैं और वो वेरिएबल्स अपने 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 प्लेस होल्डर में वैल्यू जो है वो जाती रहती है, ठीक है। ये बात समझ में आई थी। मैंने कहा अब फॉर्मेट जो है उसकी भी शॉर्ट फॉर्म आ गई है कि आप ये पूरी चीज यहाँ से हटा दें, यहाँ से हटा दी हमने, और जो प्लेस होल्डर बना रहे हैं उसमें डायरेक्ट अपने वेरिएबल जो है वो फीड कर दें। हमारा नेम वेरिएबल हमको पता है, नेम वैल्यू आनी, नेम डाल दो, एज आनी यहाँ पे एज डाल दो। लेकिन अब आगे फॉर्मेट नहीं लगा रहा हूँ, फॉर्मेट करना है ये बताने के लिए आप यहाँ स्ट्रिंग से पहले एक स्मॉल एफ लगा देंगे तो वो खुद ही समझ जाएगा कि यहाँ पर स्ट्रिंग फॉर्मेशन होनी है और कहीं ना कहीं से वैल्यू जो है इस प्लेस होल्डर में आएगी। ये एफ जो है फॉर्मेट के लिए ही है, जैसे कि यहाँ पर पूरा फंक्शन फॉर्मेट के लिए था, ठीक है।
अच्छा सर, ये जो हम लोग नेम इज इक्वल टू इनपुट लिख रहे हैं, ये हमारा इनपुट फंक्शन है और नेम वेरिएबल है हमारा। जी हाँ, ये इनपुट हमारा एक फंक्शन है जो हमसे इनपुट लेता है और जो भी वैल्यू उसके अंदर आती है, जमा होती है, वो उठा के किस वेरिएबल में असाइन कर देता है, नेम के वेरिएबल में। और इसी तरह एज जो आती है वो एज में डाल देता है। जी, ये मैं कोई बुक वगैरह आप शेयर करेंगे ना, तो एग्जांपल्स वगैरह मैं चाहूंगा कि वो उससे आप देखें तो इससे बड़ी प्रैक्टिस। अभी व्हाट्सएप ग्रुप में बुक शेयर कर दूंगा, तो आप वहां से जो है ना, वैसे तो आप अगर इस नोटबुक की भी प्रैक्टिस दोबारा कर लेंगे तो चीजें आपकी सीधी हो जाएंगी। बुक में ये है कि पढ़ने को जरा ज्यादा चीजें होती हैं, वो चीजें जो बोल रहा हूँ वो वहाँ बुक में रिटर्न में होंगी, तो वो बुक भी शेयर करा दूंगा इंशाल्लाह। ठीक है, ठीक है जनाब, थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट्स, इंशाल्लाह फिर अगले वीक आपसे मुलाकात होगी। अल्लाह ओके भाई, तमाम लोग पढ़ते रहें और जो क्वेरीज आपकी हैं ड्यूरिंग कोडिंग, जो आपके एरर्स आए वो आप व्हाट्सएप ग्रुप में पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह जो है वो कोशिश करेंगे कि फौरन रिप्लाई कर दिया जाए, वरना तो एज सून एज जो है ना उसको रिप्लाई करने की कोशिश करेंगे। ठीक है जी, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।